हो ही नहीं। नहीं नहीं ठीक है, पेन लग हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, তো বেসিক্যালি আমি না মিউচুয়াল ফান্ড আমি না একটা ক্লাসেরও রেকর্ডিং পাইনি। এর কি ব্যাপার, আমি পাঠিয়ে দিলাম তো আপনাকে, কি বলছেন আপনি? আমি আপনাকে আগের দিনই পাঠিয়েছি, আপনি ওই ভালো করে ইউটিউব বলে দেখবেন। যেটা আছে। হ্যাঁ, তো আর কি, ওইগুলোই তো ও আচ্ছা আচ্ছা। ওইগুলোই তো ক্লাসের রেকর্ডিং, আমি ইউটিউবে ট্রান্সফার করে দিই যাতে ইজিলি দেখতে পারেন। প্রথম ক্লাসটা একটা পাঠিয়ে একটা দিয়েছি। এসছে কিন্তু একটা হ্যাঁ একটা এসছে। এসছে, হ্যাঁ একটা পাঠিয়েছি, আর আগে লাস্ট উইকেটটা পাঠাইনি, ওটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আমাকে একবার মনে করে দিলে আমি পাঠিয়ে দেবো, যদি আমি বাই চান্स भूले যাই। ওকে। ठीक है। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था दैट इज, आज म्यूचुअल फंड में आज क्या सीखने वाले हम लोग। टुडेज म्यूचुअल फंड बेसिकली मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो। देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत ही क्लियर कट समझाना चाहता हूँ पहले, कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड में अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम करते हो, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर आप म्यूचुअल फंड प्रैक्टिशनर्स बन रहे हो, बेसिकली एडवाइजर बन रहे हो, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? एज एन एडवाइजर आप लोगों को बताओगे कि भाई म्यूचुअल फंड ऐसा है, म्यूचुअल फंड वैसा है, आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आपका फाइनेंशियल गोल पूरा होगा। ये सर नो, एज एन एडवाइजर आप क्या सोचोगे कि यस लोगों को सर। आप यही बताओगे ना कि भाई कुछ फंड है, बहुत सारा है, कुछ नहीं, मतलब मैं अनगिनत नाम है सर, मतलब मैं काउंट करके भी भूल जाऊंगा, मतलब इतना नाम तो मुझे भी याद नहीं रहता। नाउ पॉइंट इज दैट कि जब आप किसी को फंड के बारे में बताओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, दैट इज उसका जो फाइनेंशियल गोल है वो पूरा होना चाहिए, दैट इज सिंपल। अब आज के क्लास में आपको मैं जो समझाने का कोशिश करूंगा, इसमें 2 पॉइंट मैं कवर करूंगा, मतलब जो मेरा आज का टारगेट है। वन इज दैट इज मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, दैट इज पर्सनल फाइनेंस के अंदर म्यूचुअल फंड एंड पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो मैं लास्ट वीक स्टार्ट किया था, उसको आज मैं एंड करूंगा, मतलब ऑलमोस्ट कंक्लूड करूंगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सिंपल बात है कि आज आपके पास 10,000 है, कोई अगर आपको ऑफर करता है कि भाई आज 10,000 नहीं, आप एक काम करो 2 साल बाद 10,000 लो, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए? और इसमें लास्ट वीक भी आप लोगों ने एक अच्छा जवाब दिया था कि सर इन्फ्लेशन है, तो हमें ऑब्वियसली आज का 10,000 बेहतर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज का 10,000 है या फ्यूचर का 10,000 चाहिए या 10,000 से ज़्यादा चाहिए, या फिर कोई आपको बोलता है कि भाई फ्यूचर में आप 7.5 करोड़ ले लो, ठीक है, तो ठीक है फ्यूचर में 7.5 करोड़ ले सकते हैं, बट आज कितना लेंगे, मतलब ऐसे वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स मैं आज कोशिश करूंगा आपको समझाने का। दैट इज मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, मतलब आज के दिन में आपके पास पॉकेट में जो पैसा है उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाला है। मतलब क्लाइंट जब आपको बोलेगा कि भाई मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा, तो वो भी ना कुछ अपना फाइनेंशियल गोल सोच रहा है, जिसके लिए मैं आपको बोला ना रिटायरमेंट प्रॉब्लम भी बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे लोगों का रिटायरमेंट के बारे में भी एक सोच होते हैं इंसान का, है ना। एक नहीं, मतलब वही मेन पर्पस होता है कि या तो रिटायरमेंट करेगा, या तो बेटी के पढ़ाई के लिए फंड जुगाड़ करेगा, या तो अपना कुछ शौक है उसको पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा करेगा। और क्या रीजन हो सकता है, या तो आप अपना रिटायरमेंट को अच्छे से बिताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? लोगों का क्या सोच चलता है यस सर। कि या तो मैं अपना रिटायरमेंट अच्छे से बिता दूं। सपोज आज आप, जैसे मैं अगर एज ग्रुप समझता हूँ, मेरे जैसे लोग जो 30s के अंदर है, ठीक है, कुछ लोग अभी जैसे आप लोग भी कोई कोई हो जो 20-25 के अंदर हो, कोई 25 प्लस हो, कोई 40 प्लस भी हो सकता है, कोई 50 प्लस हो सकता है। तो अब पॉइंट इज दैट कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग होंगे, लेकिन सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको मनी का वैल्यू या मनी का ग्रोथ कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक आप मनी वैल्यू नहीं समझोगे ना, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि आपका गोल को कैसे फुलफिल करना है। एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको कि आज के डेट में आपका जीने का जो तरीका है, उसके लिए जो खर्चा आज के डेट में होता है, ऑब्वियसली 10 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स लेटर सिचुएशन थोड़ा बदल जाएगा। जैसे कि हमारे पुराने लोग, जैसे अगर कभी आप पापा से भी बात करोगे अपने, या दादाजी से बात करोगे, ठीक है, दादा दादू, कोई भी किसी से भी बात करो, नाना नानू, किसी से भी बात करो, वैसे बोलते थे कि भाई बचपन में तो हम लोग जब छोटे थे 5 टका मिलता था, बस में चढ़ना, टैक्सी में चढ़ना, मूवीज देखना, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना, सब कुछ करने के बाद भी, ऐसे उन जमाने में गर्लफ्रेंड के साथ घूमते कि नहीं मुझे नहीं पता, बट उनका जो कहने का मतलब था कि ऐसे
पुराने जमाने में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच होता था ना, तो उतना शायद नहीं होगा या हो भी सकता है। तो 5 रुपीज में अगर इतना सारा घूम फिरने के बाद भी उनके पास 1 टका 2 टका बच जाता था, तो आज क्यों नहीं होता है? ऑब्वियसली इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, है ना। ये जो मैं अभी बताया आपको, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। है ना। मतलब जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं मूल्य वृद्धि, या हिंदी में बोलते हैं महंगाई, हाँ हिंदी में, इंग्लिश में बोल देते हैं इन्फ्लेशन। नो, पॉइंट इज दैट कि इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में रहेगा ही, इसको तो आप हटा नहीं सकते, है ना। क्योंकि अगर आप 50 इयर्स बैक किसी भी लोगों से बात करो, 50 इयर्स पुराना लोग जो अभी 70 की उम्र के होंगे, या 80 की उम्र के होंगे, या 60 की उम्र के होंगे, वो आपको कुछ और कहानी सुनाएगा। उनका जवानी का बात, 30, उनका 30 कैसा था, उनका 20s कैसा था, उनका 30s कैसा था। तो अगर सिमिलर पॉइंट में आप खड़े हो, तो आपको भी तो अपने फ्यूचर का फाइनेंशियल मॉडलिंग ठीक ठाक रखना है ना। तो इसमें म्यूचुअल फंड आपको बहुत हेल्प करता है। आज कुछ ऐसे चीजों में बात करेंगे जिसमें आपको ये भी समझ आएगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ सिनारियो, जो आपको सच में बहुत काम का आएगा। एंड फिर आएंगे रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट पे कुछ देर बाद आएंगे, और वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप रिटायरमेंट पॉइंट को देखोगे ना, आपको म्यूचुअल फंड मतलब क्या बताऊं, दिमाग के अंदर घुस जाएगा म्यूचुअल फंड, इतना मैं बता सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे जितना टेक्निकल टर्म्स है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो तो होगा ही, बट म्यूचुअल फंड का पर्पस फुलफिल हो जाए ना, तो मजा आ जाए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग अनुभव। पेन किधर रख दिया? ओके, सो आ गए हम लोग। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हो गया है सर। ओके, देखो स्क्रीन शेयर होते ही मेरा पेन का इशू चालू हो गया। ये वाला खराब वाला पेन फिर से लेके आ गया मैं उठा के। 2 पेन है सिमिलर देखने में, तो कई बार मेरे से गलती हो जाता है। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है वही उठा के लेके आ जाता हूँ। अच्छा, तो पॉइंट क्या है? दैट इज मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एरिया है, दैट इज मनी टुडे। मैं लास्ट वीक थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट मैं इस पॉइंट को कंप्लीट नहीं किया था। तो इस पॉइंट को कंप्लीट करूंगा, लास्ट वीक को थोड़ा सा याद भी दिलाऊंगा, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन फिर से एक बार याद भी आ जाए। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल वे में कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में इन द सेंस, सिर्फ किताबी बात से तो कुछ होगा नहीं ना जिंदगी में, उसको प्रैक्टिकली जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू से ही हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो नोट्स को इसी तरह से बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो का खेल को 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बताएंगे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फटाफट कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक डर्टी पावर का जो कॉन्सेप्ट था याद है? मैं नोट्स भी शेयर कर दिया था। यस सर। हाँ, सैकत बाबू पेয়েছেন? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो जो मैं एक्चुअली मैं क्लास में सॉल्व कर रहा था, उसी तरह से मैं नोट्स बना के शेयर कर दिया था, क्योंकि लिखाने का और टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ। अच्छा तो आज भी डर्टी पावर का एरिया होगा, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बहुत सारा चीज़ें हैं। इवन मैंने तो आज आरबीआई का जो न्यू प्लेटफॉर्म बना है ना सुमित, तूने शायद अकाउंट ओपन कर लिया ना? আর আমার অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে গেছে পুরো। हाँ, এটা ভেরিফিকেশন করে ভিডিও কল ভেরিফিকেশন ওটাও হয়ে গেছে, ওর পরেই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড এসে গেছে। यही वाला ना जिसमें अभी मैं हूँ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। आप लोग भी এই जान হ্যাঁ, लीजिए, आप लोग भी ওপেন जान ওই लीजिए। আরবিআই ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট ওইটাতে মারলেই প্রেস করলেই ওপেন হয়ে যাবে। কিছু उल्टाते প্রসেস एक রয়েছে। सेकंड, এই ওপেন আরবিআই রিটেল ডাইরেক্ট রয়েছে না একটা অপশন। ओपन कौन घंटा এই যে एटा দেখো একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাতে মারলে কিছু ओपन आरबीआई। রিটেল, হ্যাঁ এটা তো পুট করলে এই কিছু বেসিক ডিটেলস দিতে হয়, এইসব দিতে হয়, দেওয়ার পরে অ্যাকাউন্ট টাইপ এইগুলো সব রিটেল ইন সিলেক্ট করে পুরো প্রসেস করলেই ওপেন হয়ে যাবে। चलो, बाद में सुमित से आप लोग गाइड ले सकते हो, अगर कुछ दिक्कत हो। सुमित है हम लोगों का ये सब चीज़ों का बड़ा खबर रखता है, या फिर आप लोग खुद से भी कर सकते हो। सभी को बोल रहा हूँ, तो कर लीजिएगा। बिकॉज पहले क्या था कि गवर्नमेंट आरबीआई बॉन्ड वगैरह में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में ना, हम लोगों को बस म्यूचुअल फंड के थ्रू से ही मौका मिलता था, बट अभी হ্যালো। डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। হ্যাঁ আমি বলছি যে তোমার
এটাতে একটা ফেসিলিটি আছে কি, এই সভরেন গোল্ড বন্ড যেটা আসে না প্রতি কোয়ার্টারলি, এটা তোমার পার গ্রাম হিসেবে ক্যালকুলেট হয়, তো সোনার হিসেবে পার গ্রাম হিসেবে ক্যালকুলেট হয়। এইটাতে তোমার অনলাইন যদি তুমি আরবিআই এর এই বন্ডের এই থ্রু এই এই পোর্টালটা থেকে কেনো সিস্টেম থেকে, তাহলে ইনিশিয়াল তোমার মানে 50 रुपीज পার গ্রামে ডিসকাউন্ট করে দেয়। यस 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 50 रुपीज पर ग्राम में डिस्काउंट मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। यस बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है, आई थिंक 1 मंथ भी नहीं हुआ ना, 1 मंथ हो गया না, क्या अरबी? 2 মাসের কাছাকাছি হয়েছে। এই 2 পিএম मंथ এসেছিল, হ্যাঁ हाँ পিএম উদ্বোধন করেছে এটা। 2 मंथ्स। तो बेसिकली आज मैं आपको बॉन्ड के बारे में भी बात करूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेके आ गया, बिकॉज म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है बॉन्ड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो बैलेंस आता है ना वो बॉन्ड के कारण आता है। आप देखना टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, एडवर्टाइजमेंट देता है ना। हाँ सर इसका कोई ऐप है क्या, ये आरबीए वाला जो ये है कि हाँ डायरेक्ट हाँ मिलता है? शायद ऐप भी है, मुझे না एग्जैक्टली না, ये पता অ্যাপ नहीं। নেই, না ऐप অ্যাপটা नहीं है, এখনো লঞ্চ করেনি, এই ওয়েবসাইটেই হয় যা হয়। वेबसाइट में ही होता है, अभी आप लॉन्च नहीं किया। ये सब अपडेट सुमित से ले लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट क्या है, तो एक्चुअली मैं इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट करोगे, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड का कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कि जब आप लोग अपना फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान करोगे, एज एन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो या फिर एज एन एडवाइजर किसी को गाइड करो, तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही वाइटल है। और ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लिया गया एक टेबल है। ये टेबल से भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पर्सनल फाइनेंस हो या फिर किसी का गाइडेंस हो कैसे कर सकते हो, क्या उनको आप गाइडेंस दे सकते हो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड गाइडर। ठीक है, कैसे गाइड करोगे आप किसी को कि क्या इन्वेस्टमेंट करने से उनका क्या रिटर्न मिलेगा। कहने में बहुत कुछ होता है, बट एक सिस्टेमेटिक वे से किसी भी चीज को समझाना ना, उसके लिए आपके अंदर सिस्टेमेटिक नॉलेज होना चाहिए। अब बात को मानो या ना मानो, अब बात को समझो। ठीक है, हो सकता है आपको किसी चीज पे बहुत नॉलेज हो सकता है आपको किसी चीज में कम नॉलेज हो, बट पॉइंट इज दैट किसी भी चीज को पहले सिस्टेमेटिक वे से खुद को समझना पड़ता है, तभी जाके आप किसी और को भी समझा सकते हो। तो इसीलिए क्लास को अच्छे से सुनो, सभी के लिए बोल रहा हूँ, और उसके बाद जो भी सवाल है आपका मैं लूंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है सभी का। तो जैसे कि स्टोरी मैंने लास्ट वीक भी स्टार्ट किया था, मैं फिर से उसी स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा रिवाइज हो जाना चाहिए। ऐसे ये स्टोरी पुराना स्टोरी है जो प्रीवियस वीक में भी हुआ था, कि फॉर ए मोमेंट एज्यूम अ फ्रेंड ऑफ योर्स इन अ वेरी जेनरस मोड एंड गिव्स यू अ ऑफर्स। आपको एक ऑफर कर रहा है कि भाई आपको वो 10,000 देना चाहता है अभी। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी पुराना है, लास्ट वीक का स्टोरी है, फिर भी बता रहा हूँ आपको। आपके पास दो ऑप्शन दिया आपका दोस्त ने कि भाई आज 10,000 ले ले। आपके दोस्त आपको दूसरा ऑप्शन भी दे रहा है, ही प्रोमिसेस टू गिव यू 10,000 एग्जैक्टली 2 ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ पर कुछ एजम्पशंस ये भी ले लो कि भाई आपका जो दोस्त है वो अपनी बात से मुकर नहीं जाएगा, वो अपना वादा पूरा करेगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अभी ले लेते हैं, अच्छा मूड में है, क्या पता 2 साल बाद अगर ना कर दिया तो। नहीं, ऐसा दोस्त नहीं है रे बाबा। दोस्त है, ऐसा ही दोस्त है, पक्का दोस्त है सर। या आज बोलोगे तो आज भी 10,000 देगा, 2 साल बाद बोलोगे तो 2 साल बाद भी आपको 10,000 देगा। नाउ द ओनस इज ऑन यू। मतलब इसका बार्डन अभी आपके ऊपर है कि आप आज 10,000 लो, मतलब लेना है आपको, कि 2 साल बाद 10,000 लेना है। इसमें मुझे याद है लास्ट वीक शिवम ने एक बड़ा अच्छा बात किया था कि सर मैं अभी 10,000 ले लूंगा और उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर लूंगा, ठीक है, तो ताकि मेरा रिटर्न अच्छा खासा आ जाए। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि अगर सर आप आज 10,000 नहीं लेते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल बाद ही 10,000 लेते हो, तो क्या आपको 10,000 लेना चाहिए या 10,000 से ज्यादा लेना चाहिए? ज्यादा लेना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली 10,000 से हायर अमाउंट लेना चाहिए। किसको देखते हुए आप ये बात कर रहे हो सर? सर नॉर्मली अगर सब कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह सब भी छोड़ दे तो इन्फ्लेशन को देख के। अगर सब कुछ छोड़ दे तो सिर्फ इन्फ्लेशन को देख के। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बात कि अगर सब कुछ छोड़ दे, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है नहीं है, बट कम से कम जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए आज का 10,000 और फ्यूचर का 10,000 एक नहीं है। जेन्युइनली दिस इज नॉट द सेम अमाउंट। जो 10,000 आपको आज मिल रहा है ना, जैसे मानो किसी का कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, इनका भी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो सैलरीड पर्सन को आज भी 10,000 करके मिलता है और 2 साल बाद भी उनका 10,000 में ही सैलरी अटका हुआ है। तो वो लोग चिल्लाते हैं
देखना आप लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या फिर किसी भी फैक्ट्री में काम करते हो कि वो लोग चिल्लाना चालू कर देता है गेट के सामने, या फिर अलग अलग टाइप में वो लोग अपना जो बातें हैं वो सामने रखते हैं कि भाई हमारा सैलरी इंक्रीज करो, सैलरी हाइक के दावे में रास्ते में सड़क पे धरना बिठाते हैं, हाँ चोलछे ना चोलवे ना नारा लगाते हैं, करते हैं ना। क्यों? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है उनका कि अगर सैलरी इंक्रीज नहीं करता है तो उनको प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम तो जेन्युइनली है सर। इन्फ्लेशन हाँ है सर, बोलो। कैसे मैनेज करेगा? अब जो चीज आज 10,000 में मिल रहा है कल वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। अब कौन सा इंसान अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटोरिएट करना देखना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ अगर आप आज अपने बच्चों के हाथ में कोई क्वालिटी वाला चीज थमा दिए, कल बोलो कि नहीं बेटा मैं गरीब हो गया, आपको भी क्वालिटी नहीं दे सकता, तो आपके बच्चे के सामने भी, मतलब एक पेरेंट्स के बिहाफ में सोचो तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सो हर एक इंसान के लिए ये इन्फ्लेशन बीट करना कोई नामुमकिन तो है नहीं, बट इनका सामना सबको करना पड़ता है। इट्स नॉट नामुमकिन, मतलब ऐसा नहीं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अगर कोई नॉलेज के साथ अपने आप को, चाहे उसका क्या कुछ भी इनकम डिपार्टमेंट में वो पड़े, हो सकता है कि उनका सैलरी 15,000 कैटेगरीज में हो, बिलो लेवल में, हो सकता है कि वो मीडियम 25-30 हज़ार कैटेगरी में हो सकता है कि वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार कमाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो 5 लाख से भी ज्यादा कमाते हैं मंथली लेवल में। तो सबका अपने अपने हिसाब से वो कर सकता है, जैसे देखो लोगों का जैसा इनकम उसका लिविंग खर्चा भी वैसा ही होता है, ठीक है। आज अंबानी करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, तो उसका खर्चा भी वैसा होता है ना। बहुत ही मतलब सिंपल बात है ये। अब कहने का मतलब तो यही है ना कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो ये स्टोरी का शुरुआत हुआ था लास्ट वीक, जिसमें एक दोस्त है हमारा जिसने 10,000 आज देने का वादा किया, या 10,000 2 महीने मतलब 2 साल बाद देने का वादा किया। नाउ इसमें कुछ ऐड करते हैं, टू ऐड अ लिटिल ट्विस्ट, एज यू डू नॉट नीड द मनी टुडे, आपको आज पैसा का जरूरत नहीं है, आपको 2 साल बाद जरूरी है। सपोज आपको कोई न्यू कार खरीदना हो, या जब भी आपको जरूरत पड़े, आप कार के लिए भी हो या बाइक के लिए हो, आपको जरूरत पड़ सकता है। विल यू टेक द मनी टुडे इवन दो यू डू नॉट नीड द मनी, और विल यू टेक द मनी 2 years फ्रॉम नाउ व्हेन यू नीड द मनी, जब आपको चाहिए तब लेना है आपको। बाय द वे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर फ्रेंड बैकिंग आउट, जैसे मैं आपको बोला कि आपका दोस्त बैक आउट नहीं करेगा, वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, ठीक है। सो इसी स्टोरी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिवन दिस 2 ऑप्शंस एंड द अदर थिंग्स अराउंड इट, व्हिच वन आर यू लाइकली टू चूज? आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी आपसे मैं बात कर रहा था, इफ आई हैड टू गेस, मोस्ट ऑफ यू रीडिंग दिस ऑप्शन बी, दैट इज 2 years later, जब जरूरत होगा तब ले लेंगे। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैं आज लेके इन्वेस्ट कर दूंगा। अब सर जैसे शिवम ने लास्ट वीक बताया था, शिवम को फाइनेंस का नॉलेज है, आप लोग सभी को फाइनेंस का नॉलेज है, आप लोग ये ऑप्शन जरूर चूज करोगे, नहीं ऑप्शन ए आज ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट का नॉलेज सबके अंदर होता तो हमारे देश का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, है ना। तब स्टॉक मार्केट का भी अलग लेवल हो जाता, या फिर म्यूचुअल फंड अलग लेवल में नॉलेजेबल हो जाता। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। बेसिक बैंकिंग सेक्टर का भी नॉलेज अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। क्या मैं बहुत गलत बोल दिया? पोस्ट ऑफिस बैंक लेवल का जो हर गांव गांव में अभी भी है, पोस्ट ऑफिस तो हर गांव में मिल जाएगा आपको। पोस्ट ऑफिस में क्या स्कीम चलता है इसका भी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा है। Am I wrong? I'm just नो asking. सर। है ना। मतलब पोस्ट ऑफिस का क्या है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेजेबल लोग नहीं मिलेगा। तो बैंक, म्यूचुअल बैंक के छोड़ दो, पोस्ट ऑफिस बैंक को छोड़ के अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तो बहुत दूर की बात। हाँ बोलिए। जो लोग काम करते हैं वो लोग को तो प्रॉपर नॉलेज नहीं। जो लोग काम करते हैं उनमें भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो क्या बोलूं सर। तो अब पॉइंट सही यहीं बात पर है आ सर। जाए। मेरी एक दादी मतलब दादू पोस्ट मास्टर थे, तो उनका डेथ हो गया तो उनका पोजीशन दादी को मिल गया, और वो उतना क्वालिफाइड भी नहीं है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा, बस मंथली सैलरी वो उठाती है और बस। मतलब बेसिकली सिंपल बात है कि उनको काम नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम पावर की वजह से उनको मिल गया, या फिर कुछ पुराने नियम के कारण कि पति चले यस गए सर। तो उनके जगह में किसी को मिलना चाहिए, लाइक दैट। मतलब बेसिकली अनएलिजिबल पर्सन एक एलिजिबल जगह को खत्म कर হ্যালো, दिया। हाँ बोलो। বলছি দাদা যদি এরকম ট্রেনে হতো, ধরো তার হাজবেন্ড লোকো পাইলট ছিল, আর ওয়াইফ তো ধরো ওয়াইফকেও যদি লোকো পাইলটের কাফ দেয়, এবার সে যদি ট্রেনই চালাতে না জানে কি করবে? तो ट्रेन क्यों दू, तू पायलट बना दे।
तो फ्लाइट चलाने बोल रहे सबसे अच्छा एकदम हम लोग शायद ফ্লাইটটা তো গভর্নমেন্টের তো মানে খুব কমই পার্সেন্টেজ রয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়ান রেলওয়েটা তো এখন পুরো ফুললি গভর্নমেন্টের আন্ডারেই हाँ রয়েছে, তাই दैट्स জন্যই ट्रू বললাম। दैट्स ट्रू नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वाइफ या फिर चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि उनके बच्चे उस टाइम माइनर थे, तो फिर क्या कहते हैं उनको मिला। अगर वो बड़े होते तो उनको मिलता, क्योंकि रेलवे वगैरह में भी उनके जो बच्चे अगर मेजर होते तो उनको पोस्ट दिया जाता है। मतलब अगर नहीं भी दिया जाता तो उनका है ना 50% एग्जाम पे लिया जाता है। अगर आप लिखोगे, अगर 50% भी आपने लिख दिया तो आपको जॉब पोजीशन दिया जा सकता है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि एलिजिबल को दिया जाता है बट यहाँ पर तो एलिजिबिलिटी बिना चेक करे ही दे दिया जाता है। यस सर। एलिजिबल होने से मिलना चाहिए, ऐसा प्रोविजंस था, अभी भी थोड़ा बहुत है बट नॉट इन ऑल केसेस। अच्छा देखो आगे देखो, चलो दूसरा बात हो जाएगा फिर। तो द नहीं सर, रैशनल बीइंग, हाँ एक बोलो चीज और है, अगर आप बोलो किसी है ना गवर्नमेंट जॉब से रिटायर करते हो, मतलब जो स्पेशली मतलब मिलिट्री वगैरह के फोर्स से, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो ना, तो आपको कंसेशन मिलता है 50% का। उसके हाँ हाँ बाद हाँ अगर वो मिलता 50% है, फिल आओ वो तो मिलता है, यस आप सही बोल रहे हो, वो मिलता है कि अगर कोई मिलिट्री वगैरह में उन लोगों के लिए कंसेशन किया जाता है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह में। यस यू आर राइट, ऐसा होता है सर। तो अभी फिर से आ जाते हैं ना स्टोरी पे। द रैशनल बीइंग, अच्छा मोस्ट ऑफ यू रीडिंग दिस ऑप्शन बी, मतलब 10,000 2 साल बाद लेना है, यही वाला ऑप्शन ज़्यादातर लोग चूज करेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट देयर इज नो रियल नीड ऑफ मनी टुडे, सो इफ यू वेयर टू टेक द मनी टुडे, अगर आपको आज ले लोगे तो फिर आप खर्चा कर दोगे अननेसेसरी चीज़ों पे, पैसा वेस्ट हो जाएगा। हिंस यू आर बेटर ऑफ टेकिंग द मनी 2 years लेटर, तो 2 साल बाद ही लेते हैं भाई, जब जरूरत होगा, दोस्त तो मेरा है ही, वो मेरे को देगा। तो assuming the above were the true, and here are few assumptions. Does it make sense to equate money across timelines, money today versus money tomorrow? And how do you move money across timeline to ensure we compare the right value of money? अब पैसा का सही वैल्यू मतलब मोल लगाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, अपना दाम लगाना ना बहुत ज़रूरत का चीज़ होता है। सबको अपना दाम लगाना पड़ता है। ऐसे एक बड़ा फेमस राइटर का कोई किताब पढ़े थे, तो उसमें एक चीज़ बोला था कि एवरीबडी या एवरीवन नीड्स टू सेल देमसेल्फ, मतलब हमें खुद को सेल करने का ना एक कला होता है कि हम कैसे अपने आप को सेल करें। सुनने में थोड़ा सा खराब लग रहा होगा कि खुद को बेच देते हैं सर, हाँ हाँ हम लोग खुद को बेचते हैं, खुद को ऑब्वियसली बेचते हैं, लेकिन इट्स साउंड बैड आई नो, बट फिर भी आप सोचो एक बार कि जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो, जेन्युइनली बताना, सबके मन में जो भी चल रहा है, जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्या सैलरी मिलना चाहिए, वो पूछते हैं आपको आपका एम्प्लॉयर कि भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो, पूछते कि नहीं पूछते? आप ही बताओ। यस सर, यस सर। है ना? तो इसका मतलब तब आप क्या बताते हो उस टाइम पे? आप कुछ ना कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन जो आप एक्चुअली फील करते हो अपने बारे में, आप उनके सामने रखते हो। बेसिकली आप अपना नॉलेज का या जो भी आपके अंदर स्किल है, तो स्किल का आप एक दाम लगाते हो। तो इसको बेसिकली अगर आप एवरीवन नीड्स टू सेल को सेल की जगह अगर आप इतना बोलो कि सभी को अपना वैल्यू करना आना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर आपको फाइनेंस का वैल्यू करना आना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड होल्ड करना, तो एक सेकेंड होल्ड कर, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। सॉरी थोड़ा सा कोई आ गया था, पता नहीं कौन। आवाज आ रहा है मेरा? बताना एक बार मुझे। हेलो, आ रहे सर। ओके ओके ठीक है। देखिए अभी बात को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो आपको राइट वैल्यू करना चाहिए, जो मैं आपको हमेशा अभी जस्ट बोल रहा था कि जब कोई इंसान अपना सैलरी भी बताता है कि भाई मुझे इतना तो एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना तो सैलरी कमा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना तो है, तो एग्जैक्टली जब बात आता है मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें भी तो आपको एक सही वैल्यू करना आना चाहिए ना, राइट वैल्यू ऑफ मनी।
टाइमलाइन पे, है ना। तो समय के साथ पैसा का भी सही मोल लगाना भी एक कला होता है, जो फाइनेंशियल कला है, मतलब दैट्स अ आर्ट ऑफ फाइनेंस। ओके, इसमें आपको फाइनेंस का नॉलेज होने से ही आप समझ सकते हो कि आपको क्या वैल्यूएशन क्लेम करना चाहिए। ठीक है, जैसे दोस्त बोला ना 10,000 2 साल बाद ले लेना, तो 10,000 लेना है कि उससे ज्यादा लेना है या कम लेना है, इसका क्या कैलकुलेशन है वो जानना बहुत जरूरी है। To make the right decisions, you need to have a clarity on moving money across the timeline. You need to compare the value of money today versus the value of money tomorrow. The objective of this chapter is to help you understand this, to help you compare money across different timelines. अब इसके लिए फाइनेंस का जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जुड़े हुए हैं। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशल करके सीए में पढ़ाई करते हैं, चार्टर्ड में, सीएस में या सीएमए के पढ़ाई में, या कॉमर्स का या एमबीए की किसी भी तरह का पढ़ाई में ये फाइनेंस का पढ़ाई होता है, जेन्युइनली होता है, और वहां पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे, जितना जरूरत है वो जरूर सीखेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन अक्रॉस मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंस, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट फाइनेंस, इंश्योरेंस प्लानिंग, आप समझ सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव, वैल्यूएशन एंड ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस, जैसे कि हमारा चर्चा पर्सनल फाइनेंस लेवल। ये इंश्योरेंस प्लानिंग, इक्विटी डेरिवेटिव, वैल्यूएशंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, दिस इज नॉट आवर करंट पर्पस। ठीक है, करंट पर्पस इज पर्सनल फाइनेंस, जो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा हुआ एक चर्चा है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज टू कंपोनेंट्स, जिसमें एक बात आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की, और दूसरा बात आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी? स्टोरी क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है? अगर ये सब क्लियर होता है ना, तो आप प्रॉपरली अपना फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कर पाएंगे। वी ऑल बाय एसेट्स, हम सभी को एसेट खरीदना पड़ता है विथ होप दैट इट विल जनरेट अ डिसेंट रिटर्न ओवर टाइम। ये सुनो, हम कभी भी कुछ एसेट परचेस करते हैं तो हमें यही फीलिंग होता है ना कि उससे हमें कुछ रिटर्न मिल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड टुडे, देन आई वुड एक्सपेक्ट टू ग्रो अ सर्टेन वैल्यू इन 15 ईयर्स। 15 साल में मेरा जो लैंड है या बिल्डिंग है वो मुझे अच्छा खासा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देगा और उसको सेल करके मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। The amount of money I will receive when I sell this piece of land is 15 years will have a very different value when compared to the same value today. मतलब 15 साल बाद जो मेरा लैंड का वैल्यू होगा या बिल्डिंग का वैल्यू होगा, 15 साल बाद क्या होगा, उसका आज में क्या वैल्यूएशन है, उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आएगा। अब ये डिफरेंशिएशन के थ्रू से आपको समझना पड़ेगा क्या ये लैंड में परचेस करना या सेल करना कितना लॉजिकल होगा। अभी रुकिए थोड़ा सा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फंड्स यू आर लाइकली टू रिसीव इन द फ्यूचर इन टुडेज टर्म्स। ध्यान से बात को सुनिए। 15 ईयर्स लेटर, 15 साल बाद, ठीक है, मतलब ऐसे मूवी में दिखाते हैं ना 15 साल बाद, मतलब आप चले जाओ, मतलब आपको ना अभी 15 साल बाद के लिए फीलिंग करना है, जैसे मूवी में दिखाते हैं 5 ईयर्स लेटर, 20 ईयर्स लेटर, तो ऐसे आपका कहानी थोड़ा अलग। अभी आप सोच रहे हो कि 15 साल बाद कोई लैंड सेल करके आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो 15 साल बाद आपको जो भी वैल्यू मिलता है उसको आज में कन्वर्ट करना है। 15 ईयर्स लेटर में लैंड सेल का जो वैल्यू होगा, यू नीड टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इन टुडेज टर्म्स। एंड जब आप फ्यूचर का वैल्यू को आज में कन्वर्ट करते हो ना, उसको फाइनेंस में या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। नाउ present value helps you understand the value of the funds you are likely to receive in future in today's terms. थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा है probably, maybe. Let's understand with an example. हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, किसी को अगर नॉलेज है पहले से फाइनेंस का तो उसे कंफ्यूजन नहीं लगेगा, जेन्युइनली नहीं लगेगा। आई नो आप लोगों में से कोई कोई ऑब्वियसली फाइनेंस में काफी पढ़ाई कर चुके हो। Consider that you purchased a piece of land for rupees कितना है 1.5 करोड़। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, ये 1.5 करोड़ है ना, मेरा जीरो थोड़ा बहुत Yes, sir. ओके। दिस इज 1.5 करोड़ का पीस ऑफ लैंड है टुडे एंड हेल्ड इट फॉर 15 ईयर्स। आप इस लैंड को परचेस करके 15 साल होल्ड करोगे, अच्छा बात है ना, आजकल ये तो नॉर्मल बात है। आफ्टर 15 ईयर्स यू सेल द लैंड 7.5 करोड़ on the face of it. This looks great after all. हाँ, 1.5 करोड़ में जमीन खरीदा, 7.5 करोड़ में बेच दिया, बड़ा मजा आ गया। You have made a 5 times return on this. But point ही है
कि ये कितना अच्छा डील है, ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, हाउ वैल्यूएबल इज 7.5 करोड़? ये 7.5 करोड़ कितनी वैल्यूएबल है सर आपके लिए? दैट विल रिसीव 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज नहीं मिलेगा आपको, 15 साल बाद, बट उसको आज के टर्म में कन्वर्ट करो ना सर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। बताता हूँ, टू फाइंड द 20% आंसर। ज्यादा मिल रहा है, हाँ बोलो बोलो। 20% ज्यादा मिल रहा है उस अमाउंट से। 20% ज्यादा मिल रहा है? अच्छा ठीक है, वेट कर जाओ सर, थोड़ा स्टोरी खत्म करने दो, फिर क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन तो करना ही है। नाउ टू फाइंड द आंसर टू दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग। हमें दो चीजों का सवाल पूछना पड़ेगा। व्हाट इज माय रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे? पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारा रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंस का बहुत ही तंदुरुस्त एक कॉन्सेप्ट है, रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हम ऐसे जगह में अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां रिस्क नहीं है, मतलब मेरा पैसा डूबने का चांसेस नहीं है। मतलब ऑब्वियसली शेयर मार्केट में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सेफ जोन में जाएंगे, बिकॉज शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। इवन म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिकॉज अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है, रिस्क तो जरूर होगा, बिकॉज वो इक्विटी ओरिएंटेड है, मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। बट कुछ सेफ एरिया जो मार्केट रिस्क के साथ एडजस्ट नहीं करता, वो गवर्नमेंट LIC रिलेटेड, हाँ LIC, यस, गवर्नमेंट बॉन्ड, है ना, सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, जो आपको मैं RBI का बॉन्ड बता यस रहा सर, था, उससे सेफ तो कुछ नहीं, ट्रेजरी बॉन्ड। है ना, ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड, RBI बॉन्ड, ये बहुत ही सेफ एरिया है। हाँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना पड़ता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना बोलो, यहाँ आप आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल फुलफिल नहीं कर सकते, मतलब सपोज आपको बड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, वो नहीं मिलेगा, बट हाँ आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पढ़ाई करने से आपका खुद का फाइनेंशियल नॉलेज तो बिल्डअप होगा, स्पेशली इन पर्सनल फाइनेंस में एरिया में, ठीक है, मतलब फाइनेंस का बहुत सारा एरिया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्सनल फाइनेंस लेवल, दैट इज म्यूचुअल फंड जिस पे डील कर रहे हैं, उस पर बात करें तो आपको ना वेराइटीज एसेट क्लास के बारे में ना नॉलेज मिलता है, वेराइटीज ऑफ एसेट क्लास, मतलब एसेट का भी ना अलग अलग क्लासेस होता है, ठीक है, मतलब जैसे मानो कि रियल एस्टेट है, गोल्ड है, बॉन्ड है, इक्विटी है, बैंक FD है, पोस्ट ऑफिस का स्कीम्स है, LIC वगैरह भी है। तो आप अपना पैसा को अलग अलग लेवल में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा आप जैसे मर्जी इन्वेस्ट करो, बट क्या है ना, इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका इन्वेस्टमेंट क्या आपका गोल को पहुंचा सकता है? मतलब आपका कुछ तो लक्ष्य होगा, आपके फैमिली के प्रति, खुद के प्रति। हाँ सर, क्या कुछ तो प्लान कर रहे हो भाई कि मेरे को फ्यूचर में कुछ तो करना है मेरा, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि आप खुद के लिए जी रहे हो, बस अकेला जीना है और मरना है, भाई क्या फर्क पड़ता है ना। हम, क्योंकि नॉर्मल जो साधु संन्यास का बात अलग होता है, उनका तो अलग लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, बट नॉर्मल जो सोसाइटल, मतलब जो सामाजिक लोग होते हैं, संसार बनाते हैं, मतलब फैमिली, जो फैमिलीज जो बनाते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, बीवी होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अलग लेवल में सोचना पड़ता है कि मेरे फैमिली का सिक्योरिटी का क्या, मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या, उनको सोचना पड़ता है, जेन्युइनली सोचना पड़ता है। और उसमें लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत लोग सोच नहीं पाते, बिकॉज इतना दूर का कैसे सोच ले, है ना। आज जीते हैं, आज खाते हैं, बहुत बड़ी बात, फ्यूचर का कौन देखता है। अब केस क्या है ना, आज आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा, रुकिए वेट कीजिए, फ्यूचर दिखाएंगे आप लोगों को कि फ्यूचर कैसे दिखते हैं। आप लोग थोड़ा सा मतलब चिंता में पड़ जाएंगे, चिंता तो थोड़ा सा देना जरूरी है आज। तो पॉइंट क्या है, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मतलब आप अपने पैसे को ऐसे जगह में इन्वेस्ट करोगे जहां रिस्क फ्री है। गिवन द रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड टुडे? अगर रिस्क फ्री एरिया में मैं अपना पैसा को इन्वेस्ट करूं तो सच दैट इट ग्रोज 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ इन 15 ईयर्स। आप समझ रहे हो ना, रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में व्हाट इज द अमाउंट दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड टुडे। हम आज कितना इन्वेस्ट करें, आज कितना इन्वेस्ट करें, 15 साल में मेरा पैसा 7.5 करोड़ में पहुंच जाए। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ड्राइंग देखिए, आपको ये पता है कि 7.5 करोड़ मुझे मिलने वाला है, हमें ये भी पता है कि 15 साल बाद मिलने वाला है, बट क्वेश्चन इज दैट कि 7.5 करोड़ 15 साल बाद मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा जगह में
इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो रिस्क फ्री है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी रिस्क फ्री है कि रिस्की है? बीच में, ना ज्यादा रिस्क है और ना ज्यादा रिस्क फ्री है। ना ज्यादा रिस्क है ना ज्यादा रिस्क फ्री है, मतलब प्रॉपर्टी का एक ही प्रॉब्लम है। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप किए हैं लैंड वगैरह में, ये रिस्की एरिया है कि लेस रिस्की है? शिवम ने बताया मॉडरेट रिस्क है, बाकियों का भी जवाब चाहूंगा। না না, এটা একদম মানে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের রিস্ক না, नो কিন্তু रिस्क। এটা না, নো রিস্ক, কিন্তু এটা দুটো কনসেপ্টে হয়। একটা হচ্ছে যদি আমি মানে বেসিক্যালি প্রমোটার হই, সেক্ষেত্রে আমার রিস্ক আছে যে আমার প্রপার্টিটা ফেল হচ্ছে কিনা। কিন্তু যদি এটা মানে যদি আমার অ্যাসেট হিসেবে হয়, তাহলে এটা রিস্ক কিনা, रिस्क फ्री। রিস্ক फ्री। रिस्क फ्री, ओके। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है ना? छोटा मोटा अमाउंट में काम नहीं बनता, ये सर नो? यस सर। हाँ, बस यही एक प्रॉब्लम है इसका। हाँ, अब ये भी देखना पड़ता है रिटर्न मिलेगा कितना मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बिकॉज प्रॉपर्टी का रिटर्न कितना हो सकता है इसका कोई ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट का भी फिर भी कुछ स्टैंडर्ड है, म्यूचुअल फंड का भी स्टैंडर्ड दिख जाता है, एवरेज मिल जाता है, एफडी का भी एवरेज करो तो मिल जाएगा, गोल्ड का भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाएगा, बट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रिटर्न क्या है इसका तो प्रॉपर कोई खबर नहीं है। मुंबई का अलग, बैंगलोर का अलग, कोलकाता का अलग। हाँ, आप समझ रहे हो ना? डिफरेंट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप प्रॉपरली कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई मेरे प्रॉपर्टी इस एरिया में इतना ही रिटर्न देगा, पूरा भारत में इतना रिटर्न देगा, ऐसा जेन्युइनली कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी में नहीं सर दो जाएंगे। एरिया के बीच में नहीं है। अब शॉर्ट लेक चले जाओ, बस ब्रिज के उस पार शॉर्ट लेक, इस तरफ केस्टपुर, जमीन आसमान का फर्क है। कहीं जमीन इंडिया आसमान है। का। अब अच्छा, केष्टपुर के उस पार चले जाओ, केष्टपुर क्रॉस करके और एक कैनल है, उधर चले जाओ, जगतपुर कहते हैं उसको। ठीक है, सॉल्ट लेक, केष्टपुर, फिर आता है जगतपुर, फिर बागुयाटी, थोड़ा सा फिर से केष्टपुर जैसा हो गया, फिर उसके बाद पीछे चले जाओ न्यू टाउन। ठीक है, मतलब 5-5 किलोमीटर में भी लैंड का जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन में चेंजेस आ रहा है, मतलब आप कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं निकाल सकते यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मैं उस चर्चा में अभी नहीं जाऊंगा। तो हमें इतना पता है कि 7.5 करोड़ हमें मिलने वाला है 15 ईयर्स लेटर, बट हमें ये नहीं पता कि प्रेजेंटली हमें कितना इन्वेस्ट करना है। मतलब या फिर आप ऐसे बोलो कि 7.5 करोड़ फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसका आज का वैल्यूएशन कितना है। सिंपल बात है, अब इसी को सॉल्व करते हैं ना, आपको अभी समझ जाएंगे आप लोग कि 7.5 करोड़ जो मुझे 15 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप ये सोच लेते हो ना, आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को, और ये एजम्पशंस बहुत जरूरी होता है कल मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग में। The answer to the second question, in fact, today is equivalent 7.5 crore that you would receive in 15 years. So let us figure this out. We are talking about a 15 years time horizon. हमारे पास जो time horizon है that is 15 साल का. The opportunity cost is equivalent of what else can be done with the fund available if we choose not to invest this money in real estate deal. अगर हम ये पैसा रियल एस्टेट में नहीं डाल के कोई ऐसे जगह में डालते जो थोड़ा सेफ एरिया हो, जैसे कि आरबीआई बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये जो आरबीआई बॉन्ड का है, अगेन रिसेंटली आरबीआई बॉन्ड का एक लेटेस्ट डेटा निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ। आरबीआई बॉन्ड इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको दिखाऊं कि आरबीआई बॉन्ड इंटरेस्ट, आरबीआई के साइड में जाके देख लेते हैं, गूगल पे क्यों देखे, आरबीआई के साइड में देख लेते हैं। ये एकदम रिसेंटली जुलाई 1, अच्छा जुलाई 1 दिसंबर 2021 का एक डेटा है, इसमें ये डेटा बता रहा है कि इन द कूपन रेट period of July 1, 2021 to December 31st, 2021 payable on January remains 7.15%। ठीक है, कुछ फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट में है, बट फिर भी से फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया मिला कि 7.15 का एक रेट चल रहा है। ठीक है, अब मैं बॉन्ड के अंदर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी बॉन्ड के बारे में नहीं बताना है, बस आपको मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ कि आरबीआई का बॉन्ड बड़ा ही सेफ एरिया है, सबसे सेफ बोल सकते हो, बैंक से भी सेफ, बैंक से भी सेफ, बिकॉज बैंक फिर भी इधर उधर होके आपका पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ दिनों के लिए लॉक हो सकता है, आरबीआई पैसा दे देगा सर। ठीक है, इतना तो है, ठीक है, इतना तो है कि सरकार पैसा दे देगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि इतना सेफ एरिया है तो एक
ऐसा ही कुछ रेट लेना चाहिए ना हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि जो मेरा सबसे रिस्क फ्री एरिया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर डालेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, मेरे को आज इतना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे 7.5 करोड़ मिले 15 साल में, जिसका आज का वैल्यू हमें निकालना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम। ध्यान से बात को सुनिए। रिस्क फ्री रेट वो हो जाता है मेरा ऐसा इन्वेस्टमेंट एरिया, जैसे कि अभी मैं आपको जो दिखा रहा था 7.15 समथिंग, तो मैं अप्रोक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशन पर्पस इसको 7.5% मानता हूँ। क्या मानता हूँ मैं, 7.5%। आप बैंक एफडी लेके भी कर सकते हो। आपको अगर कैलकुलेशन करने के टाइम पे लगा कि भाई मेरे लिए रिस्क फ्री बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एफडी, तो उसका भी ले सकते हो। 6-6.5% का रेट है, 5.5-6% का रेट है। अब उसको लेके भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड आरबीआई बॉन्ड को मैंने थोड़ा सा पर्पस में ले रहा। तो रिस्क फ्री रेट मेरा क्या हो गया, अगर मैं अपना पैसा रियल एस्टेट में ना डालू तो मेरा रिस्क फ्री रेट हो जाता है 7.5, ठीक है। और उसके साथ मुझे थोड़ा प्रीमियम में रिस्क प्रीमियम जोड़ना चाहिए, ठीक है। Risk free rate is rate at which our money can grow without any risk. Of course, we can endlessly argue that there is nothing like a true risk free rate. हाँ, ऐसा तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप लोग बोल सकते हैं सर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है, हर जगह में रिस्क है ना। यस, मैं मानता हूँ, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन कुछ तो मानना पड़ेगा रे भाई। तो लेट्स एज्यूम दैट रिस्क फ्री रेट इज द गवर्नमेंट 15-year बॉन्ड। सरकार का एक 15 साल का बॉन्ड ले लिए। यूजुअली द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड नॉट टू डिफॉल्ट ऑन देयर पेमेंट्स, रीपेमेंट्स, हेंस द गवर्नमेंट और द सोवरेन बॉन्ड इज द गुड प्रॉक्सी फॉर द रिस्क फ्री रेट। मतलब रिस्क फ्री रेट में हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज आल्सो देयर, ऐसा भी है, ठीक है। उसका भी आपको मिल जाएगा, आप आरबीआई के साइट में जाके देख सकते हो, या फिर बाद में मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से लिया गया एक डेटा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपको मैं एक डेटा शो कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा हेजी आ गया स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, बट फिर भी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट वॉच दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, मुझे एक बार बताइए। यस सर। सुमित, सोइकत बाबू, अनुभव, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ लुक एट हियर, ये थोड़ा हेजी हो गया, मैं आपको डेट बता देता हूँ। दिस इज अ 2034 का एक बॉन्ड है, मतलब जो मैच्योर करेगा 2034 में, ठीक है। 24 नहीं, सॉरी 34 में, ठीक है। और ये रिसेंट जो है वो 2020 दिखा रहा है, और ये जो है ये आपका 2034 का दिखा रहा है, जिसका इंटरेस्ट बता रहा है 7.5%, ठीक है। जो आरबीआई का जो डिफरेंट बॉन्ड चलता है डिफरेंट स्कीम में, उसका एक बॉन्ड मैंने यहाँ पर लिया जो 7.5% का है, और 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। यस, मैं बोला ना, ये सब एरिया में क्या है ना, थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है। नाउ highlighted 2034 bond since we are interested in a 15-year time horizon। हमारा इंटरेस्ट क्या है, 15 साल का टाइम होराइजन पे जाना है। As the highlight indicates, the coupon rate is 7.5%। Again for simplicity, let us keep the bid ask yield aside। मतलब इसमें ना एक bid ask होता है, वो मार्केट में ना बिडिंग चलता है, मैं थोड़ा उसको साइड में रखता हूँ। वो इक्विटी सेक्टर्स में भी चलता है, ठीक है, यहाँ पर भी होता है ओपन मार्केट में। आई विल डिस्कस इन लेटर पार्ट, ओके। bid ask कैसा होता है, उसमें रेट इधर उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता। यस, आई विल डिस्कस लेटर, and we will anyway discuss these things in more details when we deal with the bonds, okay। but currently मैं इसको थोड़ा skip करता हूँ। बॉन्ड का डिस्कशन के टाइम पे ये बीड आस्क में क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है। You need to understand that the risk free rate for the next 15 years is 7.5%। थोड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस कीजिए। To figure out the opportunity cost, we can add a risk premium, that is 1.5 से 2% का प्रीमियम लगा दो। रिस्क प्रीमियम रियली डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, कीपिंग इट सिंपल फॉर नाउ। अच्छा, रिस्क प्रीमियम का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बट आप जैसे इन्फ्लेशन प्रीमियम लगा दो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लाइक फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देयर आर डिफरेंट रीजन, इकोनॉमिक्स का बात है, बट आप इतना समझ लो कि थोड़ा रिस्क प्रीमियम भी आप ऐड कर दो, ठीक है। 7.5 तो आपको रिस्क प्रीमियम मिलेगा ही, और थोड़ा 1.5% आप ऐड कर दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पैसा को ग्रो करना है 7.5 करोड़ के हिसाब से, तो तब आप अगर 9% के हिसाब से चलते हो तो आप एक बार काउंट करके देखो तो सर, that we have our opportunity cost sorted, we need to answer the second question, that is figure that
amount you need to invest today at 9% such that it will grow a 7.5 crore at the end of 15 years. अब इसमें आप ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू से या डिस्काउंटिंग करके देख सकते हो। अभी मैं आपको भी शो करूंगा 7.5 करोड़ 9% रेट में आज का वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा करके? 7.5 करोड़ इन टुडेज वैल्यू 9% रेट में डिस्काउंट करना है आपको। मतलब 7.5 करोड़ में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका माइंड मैप भी बना सकते हो आप। 7.5 करोड़ आपको सर, मिलेगा। हाँ बोलो। 2,05,90,353 मतलब 90 ओके, कैलकुलेशन के लिए देखो फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला इज देयर, बट अगर आप माइंड मैप बना लेते हो ना, आप केस को समझ जाओगे। ऐसे फॉर्मूला क्या बताते हैं? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टाइम, ठीक है, टाइम जोन। तो इसको अगर आप थोड़ा सा माइंड मैप बना लेते हो तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। 2 करोड़ कितना बताया शिवम? सर 2,05,90,353 रुपए कुछ ओके, पैसा। चलो शिवम का आंसर कितना सही है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें चाहिए था दैट इज 7.5 और रिस्क प्रीमियम थोड़ा डाल दिए, ठीक है, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन प्रीमियम एक सिंपल लिया अभी, हाँ, ऐसे इन्फ्लेशन प्रीमियम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट करेंटली टेक इट एज मच एज सिंपल। 7.5 और साथ में ऐड कीजिएगा 1.5 मतलब 1.5, सो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या हो गया? 9%। तो आपको पता है कि आपको 7.5 करोड़ मिलने वाला है 15 साल में, तो यू नो योर फ्यूचर बट यू डोंट नो योर प्रेजेंट। सो अगर आपको फ्यूचर पता है, प्रेजेंट नहीं पता, तो आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में आना पड़ेगा, है ना? और फ्यूचर से प्रेजेंट में आने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंट। क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को कहते हैं। हेलो, हाँ बोलो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। ये কি এটার আনসার হচ্ছে 205,90,353। ओके, आई विल चेक इट। ओके वेट सर, वेट मैं चेक करता हूँ। तो डिस्काउंटिंग करके मेरा ये आंसर में मुझे पहुंचना है। अगर मुझे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होता तो हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। जब मुझे फ्यूचर पता है बट मुझे प्रेजेंट में आना है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक दिस कि हमें ये पता है कि 7.5 करोड़ मिलने वाला है, तो 7.5 करोड़ डिवाइडेड बाई दिस इंटरेस्ट अमाउंट 1 मतलब 1 प्लस आई, इसको ऐसे बोलते हैं 1 प्लस आई होल टू द पावर नंबर ऑफ ईयर। कितना साल का बात है? 15 साल, ठीक है। 15 साल। मैंने डिवाइड कर दिया, हाँ देखिएगा। तो ये मेरा क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, बस ये फॉर्मूला को पुट किया। फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है, इसको डिवाइड कर दिए 1 प्लस डिस्काउंट रेट से, और इसको टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना, टू दी पावर करना पड़ेगा। तो इसको कॉमर्शियल कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखो, अगर एग्जाम सिचुएशन ना हो तो आप साइंटिफिक भी यूज कर सकते हो, बट वी कैन डू इट इन हियर इजीली। अच्छा, 1.09 कैसे आ गया? देखो ध्यान से सुनना, 9% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा, ठीक है। तो 9% में हमें डिस्काउंट करना है इसको। तो 9% का मतलब क्या होता है? इफ वी इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे देन वी विल गेट बैक 0.09, है ना। 1 টাকা इन्वेस्ट कर ले 1 টাকা 9 पैसा मिल जाता है ना, 1.09, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 100 करके मुझे 0.9 मिला, तो 9% को तोड़ दिया मैंने। सो दिस इज होल अमाउंट इज 1 से प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की खेल है, ठीक है। तो 1.09 कैसे आया? शेखर बाबू এটা तो क्लियर ना? 1.09 কেন বললাম? ओके, 9 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.09, बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स। 1.09, अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमें डिस्काउंट करना है ना। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे कॉमर्शियल बेसिक कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड करने के बाद आपको पावर में जितना है उतना बार इक्वल डालना है। पावर में कितना है आप मुझे बता सकते हो? 15। पावर में है 15, है ना। तो पावर में 15 है तो 15 बार मैं इसका फैक्टर करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, ठीक है। दिस इज अ 15 टाइम्स, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। ये जो आया, अब इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, जो भी आया इसको क्या कर देंगे शिवम, इनटू कर देंगे सर। इंटू कर देंगे 7.5 करोड़ के साथ, ठीक है, ताकि हमारा 7.5 करोड़ का आज का वैल्यू निकल जाए। तो 7.5 करोड़ के लिए हमें कितना चाहिए, 75 के साथ 6 टाइम्स 0, देखो तो सही है, 7.5 यस करोड़, सर। यस। ये देखो, आई थिंक शिवम सुमित दोनों का अमाउंट सही आया है, 2 करोड़ 5 लाख হ্যাঁ এটা এসেছে 90,353, ठीक है। 20590,353। तो इसका मतलब क्या निकला, हाँ, तो वेरी सिंपल डिस्काउंटिंग टेक्निक, आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट हमें फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसका आंसर नोट्स में क्या दिया हुआ है। हाँ बोलो। तो मेरे को एक चीज पूछना है, हाँ बोलो बोलो। वो सर 9% किस लिए आया सर? एक तो 7.5% हम लोगों का था और उसके Yes, साथ yes. 5% क्यों ऐड किया? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम, दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम, ठीक है। ये रिस्क प्रीमियम डिफरेंट रीजन के कारण हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब हमें चाहिए इतना, 7.5% इज माई सेफ जोन, जो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब आप 1.5 क्यों, आप 1.5 की जगह 3 भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर से फॉर एग्जाम्पल, कम से कम इतना ले। देखो जब हम लोग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं ना, तो हमें थोड़ा कंजर्वेटिव वे में ही सोचना चाहिए। हम चाहे तो रिस्क प्रीमियम में 1.5 की जगह 5% भी ऐड कर सकते थे कि नहीं मुझे 5% प्रीमियम चाहिए, बट जरूरी तो नहीं ना कि मार्केट हमारे लिए हमेशा 5% अवेलेबल रखेगा, है ना। तो ये 1.5% इज जस्ट से फॉर एग्जांपल एक मिनिमम लेवल में रिस्क प्रीमियम, कि हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो सकता है कोरोना प्रॉब्लम आ गया हो सकता है कि बिजनेस सिचुएशंस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉकडाउन हो गया हो, फाइनेंशियल किसी भी तरह का क्रैकडाउन हो गया हो, बहुत सारा रीजन हो सकता है। मतलब फॉर एनी रीजन इफ देर इज एनी काइंड ऑफ रिस्क जो मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, महंगाई को बढ़ा सकता है, जो मेरे पर्सनल फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बना के चलूंगा। इसमें क्या गलत है? और सर दूसरा बात ये है कि पिछले दिन मतलब हम लोग जब वो कैलकुलेशन कर रहे थे तो वो सर 12 टाइम्स और 13 टाइम्स जितना भी हो वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, आज डिवाइड किया, वो क्यों किया? नहीं, वो 12 टाइम्स का जो था वो तो डार्टी पावर में था, आपने एक चीज आप कंफ्यूज कर गए। देखो ये जो टू दी पावर 15 है, इज दिस अ डार्टी पावर? नो। डर्टी पावर कब होता है? जैसे मानिए, जैसे लास्ट दिन का जो क्वेश्चन में था वो डर्टी पावर में आ गया था। से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 कहीं पर इन्वेस्ट किया, वहां पर बोला कि 10% आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1.10 करके आपका से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आ रहा था कि 3 मतलब टोटल 7 मंथ्स का है, उसमें आपको 3 महीना ही आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कुछ ऐसा एब्सर्ड टाइप का 3/7 या फिर 1/5, ठीक है। टू दी पावर ऐसा कुछ आ रहा है जो एब्सर्ड है, ऑड है। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डर्टी पावर का फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होता है नॉर्मल सिचुएशन से, ये टोटली एबनॉर्मल है। इसको आप साइंटिफिक में तो इजीली पुट करके कर सकते हो, बट कॉमर्शियल में कैसे करोगे उसके लिए मैंने डर्टी पावर सिखाया। ओके बट ये जो आज मैंने आपको अभी बताया, ये तो बेसिक प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन है। ये जो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला अभी दिखाया, ठीक है, ये फॉर्मूला इट्स अ बेसिक फॉर्मूला, इट्स अ वेरी बेसिक, हम लोग बचपन में भी करते थे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग। तो दिस इज अ डिस्काउंटिंग फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू जो मुझे मिलने वाला है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे फ्यूचर वैल्यू अभी हमारे केस में कितना है, 7.5 करोड़, इसको डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस डिस्काउंट रेट। नाउ व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट इज 9%। मतलब जो रेट में मुझे पैसा 7.5 करोड़ मिल गया है वो तो मुझे मिल गया है, लेकिन उसको मैं अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करूं तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट माई इन्वेस्टमेंट, दैट इज माई डिस्काउंटिंग। मतलब 9% में मैं आज में आ रहा हूं, कल में नहीं जा रहा हूं। जब मैं फ्यूचर की तरफ बढ़ता हूं तो उसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, जब मैं फ्यूचर से प्रेजेंट पे आता हूं तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। Yes or no? Yes. So that is the reason हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट में आना है तो डिवाइड करके आएंगे ना, और जोड़ सर के तो नहीं। हाँ बोलो। अगर सर मैं पहले मान लीजिए मैं अभी 15 लाख इन्वेस्ट किया,
ठीक है, और वो 15 साल बाद मेरे को कितना देगा इन्फ्लेशन ऐड करके, वो मैं कैसे कैलकुलेशन करूं? यस, उसके लिए आपको फ्यूचर करना पड़ेगा, आएंगे सेम कॉन्सेप्ट में, इसी पे समझाएंगे, वेट कीजिए, इसी पॉइंट में समझ जाएंगे आप, इसी पॉइंट में समझ जाएंगे, जस्ट वेट, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा सा देखिए, सारा Okay. पॉइंट कवर होगा, सारा पॉइंट कवर होगा। हाँ ऑब्वियसली अगर बीच में कोई डाउट क्रिएट होता है तो जरूर पूछिए, बट पूरा सुनिए, फिर देखिए आपका डाउट रहता है कि नहीं। तो पॉइंट कहाँ आ गए हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ ही गया हम सबको कैलकुलेट करके कि जो 7.5 करोड़ हमें फ्यूचर में मिलने वाला था उसका आज का वैल्यू हो गया 2.05 करोड़, है ना। हाँ सुमित, 2 करोड़ 5,90,353। इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई आज ऑफर करता है कि बोलता है कि 15 साल बाद 7.5 करोड़ ले लो, या फिर आज 2 करोड़ 5 लाख ले लो, क्या बात सेम? प्लीज टेल मी। हाँ, है ना। 15 साल बाद 7.5 करोड़ का जो मतलब होता है आज के डेट में 2 करोड़ 5 लाख का वही मतलब होता है। अगर आप ऐसे करते हो, ऑब्वियसली इस पे इंटरेस्ट रेट पे ध्यान दीजिएगा, 9%। ओके, एक स्टैंडर्ड रेट लिए, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो अगर ऐसे रेट में, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एवरेज गोल्ड रेट है, ठीक है। अगर आप अभी तक का गोल्ड का जो इंक्रीमेंट है ओवरऑल देखते हो तो 8-9% का ग्रोथ है लास्ट 50 साल में भी, अगर आप देखते हो तो 15 साल में भी अगर आप देखते हो तो। नाउ पॉइंट इज दैट कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अगर आपको पूछता है कि भाई 7.5 करोड़ 15 साल बाद ले लो या फिर आज 2 करोड़ 5 लाख ले लो, तो आप अगर ऐसे डिसीजंस लेते हो कि आज आप अगर 7.5 करोड़ के फ्यूचर में 15 साल बाद 7.5 करोड़ लेने से जगह अगर आप आज 2 करोड़ 5 लाख ले लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर, यहाँ पर सोल्यूशंस का आंसर दिया हुआ है, जो आंसर अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया सेम आंसर यहाँ पर भी है, 2 करोड़ 5 लाख 90,353। ठीक है, तो इन टूडेज टर्म्स द सेम एज, मतलब जो फ्यूचर में 7.5 करोड़ है वो आज के टर्म के हिसाब से 2 करोड़ 5 लाख है। ठीक है, तो 15 साल बाद आपको क्या मिल रहा है उसको आप आज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या है ना, लोग ना चकाचौंध में आ जाते हैं, अरे भाई 7.5 करोड़ मिलेगा, अरे भाई 7.5 करोड़ 15 साल बाद मिलेगा। तो 15 ईयर्स लेटर क्या सिचुएशन होने वाला है, 7.5 करोड़ देख के आधा से ज्यादा लोग तो पागल हो जाएगा, लेकिन 7.5 करोड़ को आज में कन्वर्ट करो तभी ना ट्रू पिक्चर समझ में आएगा। और उसमें 7.5% तो फ्री था और उसमें 1.5% हम लोगों ने माना कि भाई थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं, बहुत सारा रीजन हो सकता है रिस्क का, तो इसलिए 7.5% फ्री एरिया है जो RBI बॉन्ड को लिए, और 1.5% हम लोगों ने किसको, किसी भी तरह का रिस्क प्रीमियम, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक किसी भी तरह का गवर्नमेंट फेलियरिटी, किसी भी तरह का लाइक ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, बहुत सारी चीजें हो सकता है जो चलता रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते, जी लेते हैं कैसे भी करके, हम लोग सरवाइव कर जाते हैं, इंसान का आदत है सरवाइव कर जाना। बट जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, इन्फ्लेशन, ड्रॉट, फ्लड, ये सब रहता है सर, कोरोना रहता है, हम सबको पता है कोरोना में सबको कितना दिक्कत हुआ है, हाँ, स्पेशली इन दी फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव में तो फिर भी हम लोग को थोड़ा आदत हो गया था, ऐसे केसेस सेकेंड वेव में ज्यादा था, बट फर्स्ट वेव में जिस तरह का डर गए थे पूरा दुनिया भर में लोग, बहुत मुश्किल हुआ था। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, इसीलिए वो 1.5% जोड़ दिया गया था, बिकॉज हमें प्लान बनाना है ना, इसीलिए तो ऐसा फंड चूज करना चाहिए। नाउ अब सिमिलर पॉइंट में जैसे हम लोग पीछे आके देखा ना कि 7.5 करोड़ जो मुझे 15 साल बाद मिल रहा है उसका आज का वैल्यू जैसे मिल गया, तो गिवन दिस इफ समवन मेक्स एन ऑफर टू बाय द प्रॉपर्टी एट 2 करोड़ 5,90,353 टुडे, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आज 2 करोड़ में एक प्रॉपर्टी है ले लो, ठीक है, 15 साल बाद 7.5 करोड़ नहीं देना है, आज 2 करोड़ देके प्रॉपर्टी ले लो, तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छा लगे तो। मतलब 2 करोड़ का अगर आपके साथ मैच करता है, या 7.5 करोड़ फ्यूचर में लेना है, फ्यूचर में 7.5 करोड़ पाना और आज 2 करोड़ में प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। बिकॉज rupees 2 crore 5,90,353 invested at the opportunity cost of 9% will yield 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ in 15 years, एंड जो आपने अभी कैलकुलेट करके भी देख लिया।
The concept of present value is very critical in finance, and so is the concept of future value of money, which will be discussed next. But जितना critical यहाँ पर बोला हुआ है, क्या उतना critical लगा आप लोगों को? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा। ऐसे किताब critical बोल देते हैं, बट क्या आप लोगों को critical लगा, लॉजिकल लगा कि नहीं लगा, मुझे प्लीज बताइएगा। সৈকত বাবু বোঝা যাচ্ছে? সুমিত ক্লিয়ার হচ্ছে তো? हाँ हाँ नाउ इन द सेम पैरामीटर, जैसे हम लोग फ्यूचर देख के आज में पहुंच गए, वैसा ही आज से फ्यूचर में भी पहुंच सकते हैं। क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी हम लोग पहुंचेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पे। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज सिंपली द इनवर्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। गोइंग बाय रियल एस्टेट एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स अस फाइंड एन आंसर टू क्वेश्चन लाइक दिस, what will be the value of 2,05,90,353 in 15 years from now? Similarly, सपोज आज ये 2 करोड़ का एग्जाम्पल है, आप चाहो तो अपना 1 लाख का मतलब सोच सकते हो कि आज आपके पास 1 लाख है, या फिर आज आपके पास 20 लाख है, जैसा आपके पास है आप ऐसा सोच सकते हो। तो हमारा सेम एग्जाम्पल में चलते हैं कि इफ यू हैव 2 करोड़ 5,90,353 टुडे, 15 ईयर्स बाद वो क्या वैल्यूएशन होगा। अच्छा, फॉर योर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 9% ही लेके चलेंगे। और 9% क्यों माना हम लोगों ने? 7.5% रिस्क फ्री, ओके, आरबीआई बॉन्ड, और 1.5% रिस्क जो भी प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, बहुत सारे रीजन में हो सकता है। अब देखो ये सब्जेक्टिवली चूज है ना, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। ये 1.5% हमने क्यों माना, इसमें आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो। ये 1.5 की जगह 3 भी ले सकते हैं, 3 की जगह 5 भी ले सकते हैं, किसको पता। आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, एक गजब का पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, नॉर्मली मैं इकोनॉमिक्स क्लास में चर्चा करता हूँ, जो इनको इकोनॉमिक्स का जो CA का क्लासेस होता है वहां पर बात करता हूँ CS का इन्फ्लेशन रेट कंट्री वाइज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार, आप देखिएगा तो आपको चिंता भी हो सकता है, आप चौंक जाओगे आप लोग। ये मैं करेंटली विकिपीडिया सोर्स यूज किया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है। ठीक है, मतलब विकिपीडिया का जो सोर्स है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस। ठीक है, इनके हिसाब से आप लोग जानते हो ना IMF क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, तो आई नो कि आप लोगों को पता है। जस्ट लुक एट हियर, ये जो डेटा आपको मैं शो कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसमें आपको ऑलमोस्ट 100, 150, 200 के आसपास का कंट्री का डेटा है इसके अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज का डेटा है। इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भारत का करंट, हमारा देश इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कैसा जा रहा है, और कुछ स्टैंडर्ड कंट्री जो डेवलप नेशन है उसका क्या चल रहा है, और कुछ भयंकर कंट्री उसका भी दिखाता हूं। तो पहले किसका देखना चाहते हो? ऑब्वियसली सर भारत का दिखा दो। अब देखना पड़ेगा किसका स्टैटिस्टिक्स कब एस्टिमेट किया गया है। सर भारत थोड़ा मीडियम कैटेगरीज में आते हैं। सर ऊपर के मिल गया, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर। मिल गया। क्या सबको दिखाई दिया? प्लीज मुझे बताइए। ये इंडिया का करंट लेवल का एवरेज एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन रेट है, मतलब 5.557, मतलब इसको मैं 5.5 जूम करो, इसको मैं जूम नहीं कर सकता, एक मिनट रुक। सुमित वो अपनी स्क्रीन पे कर, हो जाएगा। तुम अपनी स्क्रीन में हाँ होएगा। दिखाई दे रहा है? आप लोग अपने अपने स्क्रीन में जूम कर सकते हो, या मुझे जूम करने के लिए ना ये यहाँ पर जाके करना पड़ेगा। देख दिखाई दे रहा है? कहाँ चला गया इंडिया? हाँ जूम होएगा जी। ठीक है, ये देख 5.557, ये इंडिया का 2021 का IMF के हिसाब से एस्टिमेटेड है। तो न्यूट्रल है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आपकी मोदी जी ने अपने हिसाब से बना दिए, नहीं, ना मोदी जी ने नहीं बनाया इसको, ये IMF का एक न्यूट्रल डेटा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भारत का 5.5-6% का इन्फ्लेशन बताया जा रहा है।
ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे 5.5-6 में भी बहुत फर्क है, बट अप्रॉक्स में मतलब समझने का कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर का जो था 7, 7.5 चल रहा था सर, कोरोना पीरियड में 7.5, 8 ऐसा चल रहा था लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन। बांग्लादेश हमसे थोड़ा सा नीचे है, 5.55, ऑलमोस्ट सेम। ऐसे बांग्लादेश एंड इंडिया का इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश इज सिमिलर टाइप्स। लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड का कुछ डेवलप नेशंस, ध्यान से देखिएगा। डेवलप जैसे कि यूएसए को देख लो। अच्छा, कोई बोलेगा नेगेटिव इन्फ्लेशन अच्छा है क्या? नेगेटिव, जीरो? नहीं हाँ, नो, नहीं, सम, 2 से हाँ, 3% का अच्छा है, 2 से 3% का। नेगेटिव इन्फ्लेशन इज ऑल्सो बैड। ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है सर, ठीक है। मैं इसका बात आप लोगों को बाद में कराऊंगा, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड के अंदर इकोनॉमिक्स का भी चर्चा करूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा नेगेटिव इन्फ्लेशन में क्या प्रॉब्लम होता है। कॉमोरोस, सेंट कीट्स नेवीज, ठीक है, नेगेटिव में चल रहा है। जापान नेगेटिव में चल रहा है। ग्रीस नेगेटिव में चल रहा है। इक्वेडर नेगेटिव में चल रहा है। मतलब दिस इज नॉट गुड ऑल्सो। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यूएस का देखते हैं, चाइना का देखते हैं, अच्छा रहेगा सर। कहाँ चला गया यूएस? दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यूएस का 2.5 ऐसा रहता है। कहाँ गया भाई? पाकिस्तान देखिए दादा, एक बार खोलो, ओपन करो। पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है तुम लोगों को सर। अभी ये उतर एस्टिमेट गया पाकिस्तान। ये रहा 8.9%, ठीक है। 9% आसपास, थोड़ा बेहतर हुआ सर। लास्ट ईयर तो 12%, 13% था, मतलब ऑलमोस्ट 15 छू रहा था पाकिस्तान। रशिया, यूएसए कहाँ है भाई? मुझे नहीं मिल रहा है। आटा में 70-80 रुपए किलो बिक रहा था। कहाँ, पाकिस्तान में? टमाटर 300 रुपए किलो। अच्छा, न्यूजीलैंड देख लो, 2.92, अच्छा कंट्री है। यूएस का भी आपको मिल जाएगा। जर्मनी 2.881, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक ऐसे यूके देख लो, 2.2191, मतलब अच्छा है। 2 to 2.5 इज अ वेरी गुड, ओके। इट्स एक्सपेक्टेड एंड ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अब ये देखो, थोड़ा कम हुआ है सर। टर्की का 36। किसका? टार्की। हाँ, टार्की क्या अच्छा कंट्री है, भयंकर हालत खराब है उसका। अरे बाप रे। ईरान टार्की 39, यमन 40, अर्जेंटीना 48, बहुत खराब हालत है इन लोगों का। टार्की तो जिम्बाब्वे लोगों, 92, लेबनान जिम्बाब्वे, हेलो ठीक है। हेलो वेनेजुएला का तो देखिए 2700%। ये भी हेलो थोड़ा अच्छा हो गया, और ज्यादा था। हाँ बोल। বলছি যে দাদা, আর্জেন্টিনা অনলি কফি চাফেই চলে না? अर्जेंटीना, उसका थोड़ा कुछ अपना पर्सनल मामला है। वैसे तो कॉफी अच्छा होता है ब्राजील अर्जेंटीना में, बट और भी है। बट कुछ लोकल डिस्प्यूट्स बहुत है उधर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है, मतलब लोकल इकोनॉमी, बहुत सारे रीजन है। मैं कभी बात करूंगा अर्जेंटीना पे, ठीक है। बट वेनेजुएला का तो इशू आप लोग जानते हो, सुने हो शायद मेरे से कभी पहले। वेनेजुएला का इतना ज़्यादा खराब है, ऐसे बहुत ही रिच है कंट्री, इनके पास ऑयल सोर्सेस इतना ज़्यादा है। ऑयल रिसोर्सेज में आपको क्या बताऊं, मतलब ये मिडिल ईस्ट के बाद अभी सबसे रिच है वेनेजुएला ऑयल ऑयल में। लेकिन ये लोग अपना Yes. पैसा इतना मिसयूज करता है। हाँ, क्या बोला शिवम? सर वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 1.88 इंडियन करेंसी में। बोला तो मैं, मतलब वेनेजुएला का ऑयल रिसोर्सेज अभी वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ऑयल रिसोर्सेज है वो। इवन अरबियन नेशंस को छोड़ दो आप ऐसे हालत है। लेकिन वेनेजुएला अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बहुत भयंकर हालत है इसका। इसका गवर्नेंस, इसका गवर्नमेंट, इसका इसका रूल रेगुलेशन सब आउट ऑफ, मतलब बेसिकली ना सिविलाइज्ड प्रॉपर वे में सिविलाइजेशंस नहीं है। लोगों के कल्चर में प्रॉब्लम है। लोग अपने आप को, लोग जीना नहीं जानता सर, कि हाउ टू लिव, ठीक है। बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग दे डोंट नो, ठीक है। मार पीट दंगा बाजी ऐसा ही चलता है। ऐसे करके देखो, ऐसा हालत हो गया था, फिर भी बेहतर हो गया। लास्ट ईयर तो सर 7,500% चल रहा था, ये तो 2700% में आ गया। मतलब अगर आज किसी चीज का दाम 100 रुपया है, तो नेक्स्ट ईयर उसका दाम हो जाता है 2700। इसका मतलब ये होता है। सूडान
मारपीट करते करते हालत खराब। लेबानन भी वैसा ही। जिम्बाब्वे तो सर चाइना के पास बिक गया। जिम्बाब्वे, ये इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया? रेसिज्म, सादा काला का लड़ाई, ठीक है, ब्लैक व्हाइट का लड़ाई लड़ते लड़ते जिम्बाब्वे का इकोनॉमी बहुत खराब हो गया। एक टाइम पे क्रिकेट टीम क्या था इसका, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, ग्रेम, हिट स्ट्रिक, मुझे याद है, सभी का नाम मुझे याद है। हिट स्ट्रिक का बॉलिंग मतलब कॉपी करता था मैं कभी कभी। आई होप आप लोगों को भी पता होगा अगर क्रिकेट के साथ इंटरेस्ट रखते हो तो, ठीक है। एलिस्टर कैम्बल, मुझे बहुत सारा नाम याद आ रहा है, लेकिन अभी जिम्बाब्वे का टीम सामने नहीं मिलता। मतलब टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन से ही उसका नाम हट गया। 2011 तो खेलेছিল, अभी भी खेलता है, अभी भी खेलता है, लेकिन मतलब देखो भाई, कंट्री का इकोनॉमी खराब हो जाए ना तो वो हर चीज में वो खराब हो जाता है उसका हालत। और चाइना से इतना ज्यादा उधार लिया कि अभी चाइना उसके कंट्री में अपना करेंसी चलाता है, ऐसा हालत है। देखो क्या होता है आगे आगे। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको मिल रहा है कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बट लिटिल बिट आइडिया आपको मिल गया कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और उस हिसाब से अगर आप देखो, मैं सीरियसली इंडियन गवर्नमेंट को मैं नंबर दूंगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट चलाए, इंडिया जैसे कंट्री को मैनेज करना, 135 करोड़ आबादी, ऊपर से 12% हाईएस्ट इन्फ्लेशन। हाँ बोलो। मनमोहन सिंह के टाइम पे 12% हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट। हाँ, उस टाइम पे सबसे भयंकर हालत हुआ था भारत का। और इंडिया जैसे कंट्री में ना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत भयंकर। डबल डिजिट में किसी भी समय में अगर हम लोग पहुंचते हैं ना, हम लोग का हालत खराब हो जाता है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन। यस, जीडीपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11% पे आया था, सबसे हाईएस्ट डबल डिजिट। हाँ, उसके बाद और नहीं मिला जीडीपी डबल डिजिट पे। चाइना का वन, दिखाइए। चाइना का, चाइना हमसे बेहतर है। बस 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 मिल गया। 1.066। तो सॉरी, कहाँ चला गया? ऊपर हाँ, वाला, ऊपर ऊपर वाला। तो अच्छा 1.066 बेहतर है हमसे। बिकॉज बहुत। चाइना का देखो, चाइना इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। इवन चाइना करंट सिचुएशन में यूएस से भी बेहतर सिचुएशंस में। यूएस का कितना है सर? यूएस का मोस्ट प्रोबेबली 2 समथिंग होगा। मुझे तब से मैं यूएस ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, निकल जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। किसी को दिखा तो बताइएगा। आहिस्ता आहिस्ता जाइए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस किंगडम। जर्मनी, यूएसए क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? सर कंट्रोल एफ मारिए ना। इस पेज में कंट्रोल लेस नहीं दे रहा है, कंट्रोल कंट्रोल के। एफ एफ एफ। यूएसए, नहीं दिख रहा है। नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लिखिए, यूनाइटेड लिखिए। यूनाइटेड लिखे? हाँ यूनाइटेड लिखिए, आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स, ओ हाँ 4.284, नॉट गुड, हाँ। नॉट गुड। यूएस जैसे कंट्री में ये अच्छा शोभा नहीं देता। मतलब उनका जो स्टेटस है उसके हिसाब से बहुत खराब है, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है और उसमें 30 करोड़ पॉपुलेशन लेके चलते हैं, नॉट गुड। मतलब उनके हिसाब से खराब है परफॉर्मेंस। चाइना अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन को लेके 1.01 इन्फ्लेशन मेंटेन कर पाता है, मतलब चाइना को फुल क्रेडिट गोज। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स 4.284, ऑब्वियसली उसमें तो इंडिया 135 करोड़ पॉपुलेशन में, और इंडिया का अलग अलग और भी इश्यूज है, ठीक है। और स्पेशली ब्रिटिश से जाने के बाद करप्शन वगैरह पॉलिटिक्स में, ठीक है, मैं वो सब बात नहीं करूंगा, बट फिर भी 5.55 इट्स ओके, कमेंडेबल करेंटली। लेकिन क्या है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलता है ना, इंडिया बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। मतलब एक कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ये सब बात कर सकता हूँ मैं लेकिन क्लास लंबा हो जाता है। बहुत सारा बातें हैं जो आपको मैं रीजन के साथ क्रिटिकली बता सकता हूँ कि आपको वर्ल्ड वाइड एक पिक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू पे देख लेते हैं अभी। हाँ, अभी सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि वो जो 2 करोड़
कितना था हमारा वैल्यूएशन? 2,05,90,353। इसको 15 साल में, हाँ इसको अभी देखना है कि ये 15 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहाँ पहुंचते हैं। चलो देखते हैं, चलो कैलकुलेट कीजिए, आप ही लोग कैलकुलेट कीजिए। मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी दिखाता हूँ, बट आप लोग एक बार मेरे साथ साथ कीजिएगा। इसका एक बार ग्राफ कर लेता हूँ। अच्छा हमें क्या पता है अभी? 2,05,00,000 क्या बताया शिवम एक बार? प्रेजेंट वैल्यू 2,05,00,000 90,000 353। 353 दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, वी नो दिस। हमें Yes, sir. पहुंचना पड़ेगा इधर। 15 ईयर्स Future का जर्नी है, 15 साल का जर्नी है। कितना मिलेगा हमें? इंटरेस्ट रेट है 9% का। तो जब प्रेजेंट पता है, फ्यूचर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कंपाउंडिंग। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। वेरी गुड सर। प्रेजेंट पता है, फ्यूचर में जाना है, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। वेरी गुड। नाउ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हमें जो वैल्यू पता है दैट इज 2,05,90,353, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इंटरेस्ट रेट के थ्रू से। सिंपल लेवल में ही करते हैं। Yes, sir. 1 + 0.09 होल टू द पावर 15। थैंक यू। अब इसी को कैलकुलेटर में डालिए, फिर से करो मेरे साथ। वही आ रहा है 7 हाँ, वही आएगा। 49,99,999 मतलब 7.5, 7.5 करोड़। देखिए मैं कर रहा हूँ, हाँ 1.09, ठीक है। इसको मैं इंटू करूंगा, बहुत सारी क्या आ गया, 1.09, ओके। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्या हो रहा है कैलकुलेटर में? क्या चीज आ जा रहा है बार बार? मेमोरी में कुछ है क्या? 1.09, ये क्या आ रहा है? आप लोग कर सकते हो अपने कैलकुलेटर पे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसका? कैलकुलेटर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ऐसे साइंटिफिक में इजीली कर सकते हो, बट हमें साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर में करना है। 1.09 इंटू कर दिया एक बार, एक इंटू में एक काउंट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी मैं 14 टाइम्स करूंगा, ठीक है। मतलब 1 काउंट कर लिया, जैसे मैंने एक इंटू दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हो गया मेरा 15 टाइम्स का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ज्यादा ले लिया, ओ 15 बोल दिया मैंने 15 बोल दिया। अच्छा ठीक है, फिर से करें क्या? तो करो, फिर से करते। 1.09 इंटू 1, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यस सर। इंटू 2,90,353 नहीं आया रे, तो कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। 7.5 करोड़ तो आया, मेरा तो आया 1.09 नहीं आ तो जाना चाहिए, कुछ मैंने गलती कर रहा था। एक, ठीक है, कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंटू 2,05,90,353। हाँ अब आ गया। तब सही कर रहा था, शिवम ने मेरे को बोला ज्यादा ले लिया। देखो सर 7.5 करोड़, ठीक है। সৈকত বোঝা গেছে আপনাকে? বলুন। সেম অ্যামাউন্ট ইউজ করলাম যাতে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। হ্যাঁ সৈকত বলুন, বুঝতে পারলেন? सुमित क्लियर? तो सुमित हाँ। अच्छा, तो फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने यूज किया, ये फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r होल टू द पावर n, ठीक है। पी फॉर मतलब सब बोला हुआ है, आपको नोट्स में शेयर कर दिया ऑलरेडी, उसी नोट्स के अंदर आप देख सकते हो।
P फॉर अमाउंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम पीरियड, ये सब नॉर्मल हो गया अभी बात, ठीक है। अभी खेल प्रैक्टिकली देखते हैं, कैलकुलेशन पार्ट खत्म, अब असल पार्ट में आते हैं कि इसके साथ हमारा म्यूचुअल फंड का क्या रिलेशन है। नाउ दी ऑफर, आपके पास एक ऑफर था, आपको याद है? अच्छा, ऑफर जानने से पहले एक बार Yes, मैं sir. आपको कंक्लूजन करूँ कि आपको ये पता चल गया कि 7.5 करोड़ आपको मिल जाएगा अगर आप 2,05,90,353 रुपया, ठीक है, 2,05,90,353 अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, यू विल गेट 7.5 करोड़ आफ्टर 15 years. So in simple terms, if you had an option to receive 7.5 crores after 15 years or 2,05,90,353 today, then essentially both of these are same deal. Now जब बात आता है 10,000 का, आपका दोस्त के साथ बात हुआ था ना कि भाई दोस्त से आज आप 10,000 ले लो या फिर he promises to give you 10,000 2 years from now, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? सर आज 10,000 ले लेना चाहिए। देखो नाउ अगर 10,000 का ही बात है, ठीक है, अगर आज 10,000 लेना है तो लो, लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हो तो क्या आपको 10,000 लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। तो इन दैट केस आपका खेल क्या हो जाएगा, कम से कम आप इतना तो 11,000। यस 1.7.5 मतलब 1 प्लस, मैं आपको समझाता हूँ बात कि ठीक है, इस केस में मैं प्रीमियम को नहीं ले रहा हूँ, रिस्क प्रीमियम को मैं छोड़ देता हूँ, बट कम से कम गवर्नमेंट बॉन्ड वाला तो मुझे मिल जाए जो मेरा रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बट रिस्क फ्री है। तो 1 प्लस 0.75। 0.75, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो 7.5% का जो है, ठीक है, 7.5% जो मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलता है, कम से कम उतना तो मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 1.75 होल टू द पावर 2, ठीक है, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, अब 11,556.25। ओके चलो देख लेते हैं। 1.75 इंटू एक बार इक्वल जितना हुआ इंटू कर दीजिए 10,000। फिर से गड़बड़ हो गया। हाँ बोलो। 1.07। हाँ 075 होगा। ओहो हो 1.07। 0.75 होगा। सॉरी 7.5 डिवाइडेड बाई 100, 0.075 प्लस 1 जितना आएगा इंटू एक बार इक्वल, इसको इंटू कर देंगे 10,000 के साथ 11,556। मतलब आप अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई कम से कम मेरे को 2 साल बाद अगर देना है तो 11,500 देने के लिए या 11,555 देने के लिए, तो जाके वो सही डील होगा। आप 2 साल बाद दोस्त से अगर 10,000 लोगे तो घाटे में रहोगे। ओके 2 साल बाद अगर फ्रेंड से लेना है 10,000 नहीं लेना है, 11,500 लेना है कम से कम, तभी जाके आपका डील पक्का रहेगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ देखें तो आप लोगों के मन में जितना सवाल चल रहा है ना कि सर आपने प्रेजेंट वैल्यू सिखाया, आपने फ्यूचर वैल्यू सिखाया, बट सर ये तो समझा दो कि म्यूचुअल फंड में इसका क्या खेल है, आपके मन में जरूर सवाल चल रहा है। देखो एज एन इन्वेस्टर भी सोचो और एज ए एडवाइजर भी सोचो, दोनों एंगल से सोचो, बिकॉज आई नो आप सबका फ्यूचर प्लान भी है, आई नो कि आप लोग एडवाइजर के तौर पे भी काम करते हो कोई कोई और करना भी चाहते हो। तो रियल लाइफ में आप जब क्लाइंट को समझाओगे तो उनका क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, उसी का कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेडी किया। तो आप देखिए क्या है। बिफोर वी रैप अप दिस चैप्टर, लेट अस कंसिडर some real life situations and apply the concept of future value and present value of money. These are just made of situations. You will appreciate the application of future value and present value better later in this module. Yes, इसका और भी बातें होंगे जितना हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ लो। Assume you are saving for your daughters. मान के चलो भाई आप सब पापा बन गए हो, ठीक है, ऐसे आई नो किसी किसी का हो सकता है पापा बन गए, तो बात समझो। assume you are saving for your daughter's education at a foreign university. She is 10 years today, आज वो 10 साल की है, and she is expected to go to US when she is 25 years old. ठीक है, कोई PhD करना हो सकता है भाई, which is 15 years away. ठीक है, ऐसे मेरा एक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड जा रहा है सर, ठीक है, वो 11-12 मेरे पास पढ़ता था, तो उस दिन दुर्गा पूजा के बाद मिलने आया था, तो ऑक्सफोर्ड में उसको चांस मिला है, तो मेरे को बड़ा खुशी हुआ।
तो मैं पूछ रहा था कि भाई कितना खर्चा पड़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हिसाब बता रहा था 2 इयर्स के लिए। अभी वो इंग्लिश में कुछ किया है बाद में, कॉमर्स पढ़ने के बाद, तो इंग्लिश के ऊपर ही कुछ कारण में जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। मतलब जिनका भी बच्चा है वो, पापा को तो सोचना पड़ता है ना भाई मेरा बच्चा जाएगा फ्यूचर में तो ऑक्सफोर्ड हो या यूएस में जाए, हार्वर्ड में जाए, सोचना पड़ता है। which is 15 years away. The tuition fee including the cost of living are expected to be roughly 65 lakh. Given this, how much should you have today? आज आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? 65 लाख लगेगा, 25 साल बाद आपको 65 लाख चाहिए अपने बेटी के लिए, तो कैसे हिसाब लगाओगे इसका? When you have a situation like this, the first thing to do is to figure out if this is a present value or a future value situation. सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में है या फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट में है। देखो 65 लाख आपका फ्यूचर है, ये तो आपको पता चल ही गया ना। यस हेलो, तो इसका मतलब आपको आज कितना जमा करना है वो देखना पड़ेगा, है ना, कि जिसमें आपको 65 लाख मिल जाए 15 years later. So to figure out this, the future valuation, this may not be very obvious at the surface, so that this needs a bit more understanding. One easy way to figure out is by analyzing the numbers. We know the cost of education 15 years will be 65 lakh, so that is clear at this point is the future value of our cash requirement. तो हमें ये पता चल गया कि भाई 65 लाख हमें लग जाएगा। अभी इसके लिए आपको बेसिक वे में बस मैं आपको सिंपल एफडी रेट ले लो या फिर आप आरबीआई का बॉन्ड रेट ले लो। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का 12-14% या स्टॉक मार्केट का 15-20% साइड में रख देते हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं 7.5% का रिटर्न हमें कम से कम चाहिए। तो अगर आज आपको 65 लाख चाहिए, कब यू नीड प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू इज योर 65 लाख। मैं ये सब आंसर करा के आया तो जस्ट मैं पुट कर रहा हूँ 65 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट के लिए 7.5 ले देते हैं, आरबीआई का बॉन्ड रेट, ठीक है, बढ़िया एरिया है। तो 1 प्लस 0.75, 7.5% के लिए 0.75 ना, या 0.075 क्या होगा? 0.75 नहीं होगा, 0.075, हाँ 0.075, सॉरी 0.075, 7.5 के हिसाब से, और टू दी पावर कर दो 15 साल, ठीक है। तो 65 लाख डिवाइडेड बाई 1.075 टू दी पावर 15 करके देखो आप, आपको पता चल जाएगा। आपको आज के हिसाब से 21,96,779 इतना पैसा जमा करना होगा। आ गया सबका? करके देखो, मैं और फिर से नहीं करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी ये सब कैलकुलेशन टेक्निक आपको बता दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आज अगर आप 21,96,779 पैसा रखते हो 7.5% रेट में कोई आरबीआई बॉन्ड में, या जहां पर भी 7.5% मतलब रिस्क फ्री आपको मिलता है, आप वहां रख सकते हो। ऐसे 6.5-7.5% रिस्क फ्री जोन में ही आ जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बहुत जगह में अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए 65 लाख जुगाड़ हो जाएगा, बट आपको जुगाड़ जो करना पड़ेगा आज के डेट में दैट इज 21 लाख। अब देखो भाई, जिसका बच्चा 65 लाख का खर्चा करके फ्यूचर में बाहर पढ़ने जाएगा, उसके पास 21 लाख जुगाड़ हो सकता है अगर वो ऐसा ड्रीम देख रहा है। अगर नहीं है उसका भी व्यवस्था होगा, ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय है जो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको भर भर के समझने को मिलेगा कि कैसे आप अपना फाइनेंशियल गोल फुलफिल कर सकते हो, या फिर अपना क्लाइंट का फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करने में हेल्प कर सकते हो। मजा आ जाएगा। Of course, some of you reading this may be in an exact situation wherein you would savings for your child's future educations, maybe जरूरी नहीं कि आप सब कोई पापा हो, बट जो भी पापा हैं वो जरूर समझते हैं। डू नोट दिस इज नॉट द ओनली वे टू सेव फॉर इट। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, जो मैंने अभी आपको बोला ना, सिर्फ एक उपाय नहीं है। द डिफरेंट वेज टू एक्यूमुलेट दैट कॉर्पस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। पढ़ाई का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे आप म्यूचुअल फंड का 5 एग्जाम क्रैक करो ना करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ आप क्रैक करो, एग्जाम दो, एडवाइजर बनो, बट अगर आप समझते हो तो आपको समझा जाएगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्लास में कि कैसे आप अपने बेटी के पढ़ाई के लिए या फिर जो भी आपका फाइनेंशियल गोल हो आप फुलफिल जरूर कर सकते हो, जिसमें म्यूचुअल फंड आपको बहुत हेल्प करेगा। बट फॉर नाउ we are only concerned about gaining clarity about concept of present value. Let us take an example of future value of before we wrap this chapter. अब प्रेजेंट वैल्यू तो एक देख गए कि 65 लाख चाहिए था बेटी के लिए, 21 लाख आज जमा करना है तो 65 लाख मिलेगा। 7.5% का रिस्क फ्री जोन चूज किए, कोई म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाले, ग्रोथ म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाला। हाँ, म्यूचुअल फंड का भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है, मतलब रिस्क फ्री एरिया भी है, बैलेंस्ड फंड है, बहुत सारा होता है, आगे चर्चा होगा। नाउ अनदर सिनेरियो, रियल लाइफ।
ठीक है, ऐसे लोग आपको मिल जाता है। योर डैड्स क्लोज फ्रेंड, आपका पापा का कोई दोस्त आपके घर में आ गए of the office also doubles up as a wheeler dealer and never hesitate to offer a financial deal। पैसा वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल डील स्कीम समझाते रहते हैं। he comes home for a cup of tea and also decide to sell a financial product to the family। LIC एजेंट हो सकता है या फिर someone like कोई भी जो फाइनेंशियल मैटर में काम करते हैं। he says you to invest in a lump sum amount of 2 लाख, आज आप 2 लाख इन्वेस्ट करो, 15 साल बाद आपको 4.5 लाख मिलेगा। प्लीज टेल मी, आप में से कितना लोगों को लग रहा है कि आज 2 लाख 15 साल में 4.5 लाख अच्छा ही तो है? एकदम नॉर्मल, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे ही सोच लो 2 लाख आज डालेंगे 4.5 लाख 15 साल में मिलेगा। मतलब कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा है? आम आदमी क्या सोचेगा? तो सर आम आदमी सोचेगा सर अच्छा है, डबल से ज्यादा मिल रहा है, 50,000 ज्यादा ही मिल रहा है। बेसिकली आपको आम आदमी की तरह ही सोचना है। लेकिन अगर आप आम आदमी नहीं हो, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज रखने वाले हो, कुछ अच्छा खासा नॉलेज होल्ड करते हो, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप कम से कम आरबीआई बॉन्ड वाला, हाँ, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना? तो कम से कम आरबीआई बॉन्ड का तो दे दो भाई। कुछ नहीं देना है, म्यूचुअल फंड मत दो यार, इक्विटी मत दो, शेयर मार्केट भूल जाते हैं, बट कम से कम आरबीआई बॉन्ड का वैल्यू तो दे दो। नहीं तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। हमारा देश का इन्फ्लेशन अभी 5.5-6 में चल रहा है, कोरोना में भी। हाँ, इसको भी तो बीट करने दो कम से कम। हाँ, तो 7.5% इज अ गुड बेट, अच्छा है, कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट कर पाए। तो अगर आप 2 लाख को फ्यूचर वैल्यू में देखते हो 15 साल में, आरबीआई बॉन्ड ही ले लेते हैं, तो आप करके देखो ना, 2 लाख 7.5% में 15 साल में कितना होता है? प्लीज ट्राई करो एक बार, देखो फटाफट। 5,91,775 आया? देखो मैच हाँ किया सर, ना आ गया। आंसर? यस सर। प्लीज सभी को एक बार ट्राई करके मुझे बताए सबका मैच हुआ कि नहीं। सुमित, सैकत बाबू, सभी को पूछ रहा हूँ, अनुभव, कैलकुलेट किया? सो दोस्त को, अपने पापा को, दोस्त को क्या बोलोगे भाई जो इंश्योरेंस के लिए आया था या फिर एक बेकार का फाइनेंशियल स्कीम लेके आया था? क्या बोलोगे? चाय पियो अंकल और नमस्ते, यही बोलोगे ना? यस है सर, ना? अगर नॉर्मल रेट पे भी चले तो हम लोग कमा रहे हैं 1,41,775 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 7.5 लेने पे भी। समझ रहे हो ना सर? मतलब 4.5 लाख का डील एकदम बेकार का डील है। तो चुपचाप चाय पियो, अंकल हो, नमस्ते करो और जाओ सर, अपने घर जाओ। और क्या बोल सकते हैं? तो बस नॉलेज रखने से आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे वो पापा का अंकल हो या फिर पापा का कोई दोस्त हो, या फिर आप खुद भी कभी कुछ फाइनेंशियल स्कीम के ट्रैप में पड़ जाते हो, आप जरूर स्कीम जरूर पढ़ना। इसीलिए म्यूचुअल फंड बताते रहते हैं ना, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है, ताकि आपका फाइनेंशियल गोल पूरा होने में आप खुद प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ। तो ये प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए म्यूचुअल फंड एडवाइजर वाले लोग, प्लीज टेल मी। हो गया सर। बेसिक नॉलेज था, एकदम बेसिक नॉलेज था, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉलेज था, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलते हैं, ठीक है? ये टॉपिक तो यहाँ पर मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप प्लीज घर में एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ताकि आप कल्चर करोगे ना, याद रहेगा। नहीं तो ना पढ़ा हुआ चीज भी याद नहीं आएगा बाद में, मतलब जरूरत में भी नहीं आएगा, और एग्जाम सिचुएशंस में भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक पॉइंट में स्टार्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट दिन इसी को कंटिन्यू करूंगा। रिटायरमेंट प्रॉब्लम। रिटायरमेंट में क्यों पहुंचना चाहते हो सर? हम लोग कोई बूढ़ा नहीं हुए। आई नो आप लोग ज्यादातर जो भी अभी लाइव में हो, मतलब लाइव क्लास में कर रहे हो, कोई ओल्ड एज पे तो नहीं आ गए, सब 30s 20s के जोन में हैं। तो सर रिटायरमेंट के लिए अभी से क्या सोचना? गलत बात। अगर अभी से सोचते हो तो बुढ़ापा में जाके परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर अभी नहीं सोचते हो तो जब बुढ़ापा में आओगे ना, बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे का हालत, मतलब हवा टाइट हो जाता है सर। फाइनेंशियल क्रांच क्या होता है ना, ओल्ड एज में आके समझ में आ जाते हैं, जिनका प्रॉपर फाइनेंशियल गोल नहीं रहता है, मतलब तब मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या करे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर कोई बोलता है कि भाई अगर बेटा है बेटी है, आजकल तो लोगों का इतना भी बेटा बेटी नहीं है, ठीक है भाई, तू देख ले तू देख ले। अब देखो एक एज के आने के बाद ना, स्वाभिमान बोल के भी एक चीज होता है, तुम देखो वो देखो ये देखे,
भाई जितना दिन जिएंगे सर उठा के जिएंगे। हाँ ठीक है, बेटा बेटी जरूर देखेगा अगर प्यार है मोहब्बत है तो, लेकिन कम से कम अपना स्वाभिमान तो नहीं बेचना जरूरत पड़े। तो रिटायरमेंट प्रॉब्लम आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं आप अपने आप को 60 साल का बूढ़ा मत समझो या 70 साल का बूढ़ा नहीं समझना है आपको, बट आप इस रिटायरमेंट प्रॉब्लम को समझने के बाद अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, खुद का फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग कर सकते हो। आज नहीं तो कल पहुंचना ही है ना सर। ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, एक दिन एक चीज रियलाइज कर रहे थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बचपन हाँ जीवन का लक्ष्य क्या है बोलो। सर एक बात बताना था, हाँ बोलिए। जो सर वो बहुत प्रेजेंट पैसे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ 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 उसमें सर मतलब आज ही मतलब 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 साल बाद कितने मिलेगा, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। मगर सर ये मतलब प्रीमियम के वाइज अगर हम लोग देते हैं कि मान लीजिए साल में, हाँ साल में 1 लाख करके दे रहे हैं, 15 साल में 15 लाख दे रहे हैं, उसके बाद हमको कुछ मिल रहा है। यस दैट इज तो कॉल्ड इसका एन्युइटी। हाँ हाँ दैट इज कॉल्ड एन्युइटी। आएंगे आएंगे इसका आएंगे कैलकुलेशन कैसे करें? इसका कैलकुलेशन का टेक्निक अलग है जो मैं आपको रिटायरमेंट प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा, ठीक है। ओके ये जो रिटायरमेंट का चैप्टर में बात करना चालू करा ना, सभी चीज़ों का प्रॉब्लम का मैं सोच के रखा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताते हुए ही जाऊंगा, भागना नहीं है, ठीक है। मैं भाग के कहाँ जाऊंगा, रिटायरमेंट बताऊंगा तो मुझे बताना ही है, ठीक है। यस आज के डेट में म्यूचुअल फंड में SIP एक बहुत ही पॉपुलर एरिया है ना, सबको पता है। म्यूचुअल फंड हो या प्रीमियम देना पड़ रहा है LIC वगैरह में, तो कैसे हम अपना ये जो हर एवरी मंथ दो तीन तरह का होता है, कोई मंथली देता है, कोई हाफ ईयरली प्रोवाइड कर रहा है, कोई क्वार्टरली प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके हिसाब से जब आप देखते हो तो आप अपने फंड को कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज एक्चुअली मैं डिसाइड मतलब आप लोगों को सिखाऊंगा इस रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको एन्युइटी सिखाया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी एंड और एक होता है फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, ठीक है। बट दिस इज कॉल्ड एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, मतलब आप एक इक्वल अमाउंट हर साल हर महीना हर क्वार्टर, ठीक है, आप इन्वेस्ट करते जाते हो और फिर आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। आज सुबह क्लास ज्वाइन नहीं किया, सुबह का बहुत अच्छा ये रियल लाइफ में सुबह करता है, एक है सर लड़का, आप लोग कोई जानता है, वो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है, 70% रिटर्न कमाया म्यूचुअल फंड से, क्या गजब का उसका म्यूचुअल फंड का, मतलब वो कैसे भी करके मैनेज करता है, मैं देखता हूँ, मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। बोलता रहता है कि दादा आपसे जो सीखे, लेकिन सीरियसली मतलब सीखना एक चीज, उसको अप्लाई करना एक अलग चीज। तो गजब का है, सुबह होता तो मैं सुबह से बात कराता हूँ, आज नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप SIP वगैरह करके एन्युइटी के हिसाब से मतलब पैसा जमा करते हुए अब कैसे अपना फंड को ग्रो कर सकते हो। तो दैट इज आवर डिस्कशन इन रिटायरमेंट प्रॉब्लम, ओके। ये जो रिटायरमेंट प्रॉब्लम का एरिया है, किसी का बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट दिन बाकी बात करूंगा। तो ये रिटायरमेंट प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ ना, ताकि नेक्स्ट दिन सुविधा हो जाए स्टार्ट करने में। इफ यू थिंक अबाउट सक्सेस इन पर्सनल फाइनेंस बॉइल्स डाउन 3 थिंग्स, ठीक है। मतलब अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में सक्सेस करना है तो आपको 3 चीज सीखना पड़ेगा, चाहे अपने लिए करो या क्लाइंट के लिए। योर एबिलिटी टू सी थ्रू द नंबर्स। अब नंबर को कैसे समझते हो, नंबर्स मतलब कैलकुलेशन करके अपना जो चाहिदा मतलब होता है ना फाइनेंशियल गोल को कैसे फुलफिल करोगे। योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड कॉमन सेंस। अब ये मैं नंबर्स तो कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नॉलेज के साथ आता है, ये मैं आपको बार बार बोलूंगा। आप अगर किसी चीज में नॉलेजेबल बन जाते हो ना, जैसे आप सभी कोई अपने अपने एरिया में माहिर हो, जो भी आप लोग करते हो, जैसे मैं फाइनेंस पढ़ाता हूं तो मेरा फाइनेंस में एक्सपर्टाइज है तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है। आपका भी अपना अपना सबका एरिया है, ठीक है, कि हर एक किसी को ना कुछ आता है। और आप देखिएगा एक चीज, जिसमें आपका नॉलेज है ना उस पर आपको कोई नहीं हरा सकता। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी ना उसी से होता है। अगर आप नॉलेजेबल होते हो तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ता है। क्या मैं गलत बोला, जल्दी बताइएगा। नो सर। है ना, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा।
ऐसे नहीं कि कोई कोई बोलता है नहीं मैं ना रिस्क नहीं ले सकता, नहीं। जैसे कोई अगर पेड़ पे चढ़ना जानता है ना, वो पेड़ में चढ़ जाते हैं ना। जैसे मानो कि ताल का पेड़, नारियल का पेड़, उसमें चढ़ना आसान नहीं होता, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो वो रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे बोलता है कोई भाई नारियल के पेड़ में चढ़ के दिखा, मैं तो सर वो उसको पकड़ने से ही डर लग जाता है कि भाई चढ़ेंगे कैसे, उतना ताकत और उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं वो रिस्क नहीं उठा सकता भाई नारियल के पेड़ में चढ़ने वाला। एग्जैक्टली, इफ यू हैव नॉलेज प्रॉपर वे में तो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, इतना गारंटी है। और कॉमन सेंस, ये भी सर नार्चर करते करते बढ़ता है। कॉमन सेंस कोई पैदाइश कितना होता है आई डोंट नो, मतलब बाय बर्थ कितना होता है, बट मैं इतना देखा हूं कि आपका कॉमन सेंस भी तभी होता है, ये भी नॉलेज के साथ साथ आता है। आप किसी भी चीज में जितना ज्ञानी बनते जाते हो ना, आपका ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस जनरेट होता है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। आई होप दैट प्रीवियस जो 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े फाउंडेशन वे में, उसमें हम लोगों को कुछ चीजें जरूर समझ में आया। और नंबर को कैसे देखना है, ठीक है, 7.5 करोड़, 1.5 करोड़, 10,000, 11,000, बहुत सारे चर्चा किए। द रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज merely a function of your knowledge and the way you continuously expand it. The more you read and understand, the more you get familiar with risk and better equipped with your handle risk. The extent of risk you assume can make or break your financial fortunes. Of course, we will discuss more about this कि कैसे नॉलेज बढ़ाया जाता है, वही तो बात है इस चैप्टर का। कॉमन सेंस इज समथिंग एप्लीकेबल टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नॉट जस्ट फाइनेंस, है ना। सिर्फ फाइनेंस नहीं, कॉमन सेंस हर फील्ड में लगता है। सो गिवन दिस 3 key points, we will now steer our way into learning the vast set of things that make up personal finance, and hopefully this will help us develop our instinct on all 3 counts recording success in personal finance. अब देखते हैं सर, finding a starting point to start this journey is a challenge, given that the vastness of this topic. Hence is, in my opinion, the best way to proceed is by identifying real life financial problem and then finding a solution. सबसे बेस्ट ही है ना कि कुछ रियल लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। जितना रियल लाइफ सोच पाएंगे उतना पढ़ाई बेहतर होगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दिस सॉल्यूशन विल ओपन अप मेनी डिफरेंट लर्निंग विंडोज व्हिच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड आल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आई एम एज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू वुड बी डिफरेंट स्टेजेस इन योर वर्किंग लाइफ। आप सभी कोई अपने अपने अलग अलग वर्किंग लाइफ में हो। सम वुड बी स्टार्टिंग, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्ट करने वाले हो करियर, ठीक है। मे बी कोई ऑलरेडी फ्यू इयर्स काम कर चुके हो, या फिर कोई काम करके आधा से ज्यादा एक्सपीरियंस बना चुके हो, ठीक है। रिटायरमेंट अभी तक आया नहीं, ठीक है, मतलब कोई ओल्ड एज अभी, मैं मान रहा हूँ कि सब मिड एज तक ही पहुंचा है जो भी सुन रहे हैं बात को। Regardless where you are, one of the common goal in life is to ensure that you retire into a happy and content life. The fact that you have retired should not stop you from leading a particular desired lifestyle. अब रिटायर कर जाओगे एक दिन तो अपना लाइफस्टाइल को थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगे। जो लाइफस्टाइल में आज आप अपने आप को हैबिट किए हो, क्या वो लाइफस्टाइल आप छोड़ सकते हो? प्लीज टेल मी। नो सर। नहीं ना। Yes, you would continue to lead a lifestyle that you think you deserve, जो आपको लगता है कि yes मैं ऐसा लाइफस्टाइल डिजर्व करता हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना सोच है, मैं उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता। किसी को लगता है कि मैं राजमहल में रहना डिजर्व करता हूँ, ठीक है, मैं नवाब की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट, उसका अपने जैसा है ना। तो in the above is true, then it implies that you need the same amount of disposable income. Now what is disposable income? टैक्स वगैरह देने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। आपका लाइबिलिटी चुकता करने के बाद आपके पास जो पड़ा रहता है दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। इन इकोनॉमिक्स दिस इज वेरी पॉपुलर, स्पेशली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। as you would have when while you were working, lesser disposable income wants a compromised post retirement lifestyle which none of us wants. रिटायरमेंट के बाद आपका इनकम का फ्लो भी कम हो जाएगा, तो इन दैट केस आपका इनकम भी कम हो सकता है, हो जाएगा, नॉर्मली बात है। रिटायरमेंट के बाद सभी का इनकम ज्यादा हो जाता है ना, खर्चा भी बढ़ जाता है, फैमिली बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है, लेकिन इनकम का फ्लो भी कम हो जाता है। तो उस केस में क्या करोगे आप? फटीचर चीजें पहन के निकल जाओगे क्या? जो भी हो, जस्ट एन एग्जांपल। तो लेट अस पुट दिस इन द कॉन्टेक्स्ट एंड असाइन नंबर्स टू इट। इसमें नंबर जोड़ना है हमें कि भाई हमें कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के बाद। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ऐसे शेखर बाबू एक बात कर रहा था ना कि जब मैं प्रीमियम भरते भरते जाऊंगा या फिर एसआईपी करते करते जाऊंगा तो क्या मैं कर सकता हूँ? ज्यादातर लोग तो एसआईपी प्रीमियम ही भरेगा ना, एक साथ 21 लाख 22 लाख नॉर्मल मिडिल क्लास
या हायर मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। रिच क्लास का भी उसका शौक भी थोड़ा और बेहतरीन लेवल में होता है, मतलब थोड़ा और लग्जरी शौक रखते हैं वो लोग, तो उनके लिए भी हो सकता है कि उनका 21-22 लाख में बात नहीं बनेगा, उनको एट ए टाइम 21 करोड़ चाहिए, ठीक है, करोड़ में डील करते हैं वो लोग, तो उनके लिए करोड़ भी मुश्किल का काम हो सकता है, एट ए टाइम 20 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। तो सबका अपना अपना प्लान है, ठीक है। अब अपने अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड सभी के लिए है, पर्सनल फाइनेंस सभी के लिए है, सबका अपना अपना सोच, सबका अपना अपना लाइफस्टाइल। Assume you will work for the next 25 years. अब अगला 25 साल काम करना चाहते हो, these are your income generating years post which you will retire. अच्छा बात है ना सर। सपोज आज आप 30 के हो तो 55 में रिटायर कर जाओगे, अगर आज आप 35 के हो तो 60 में रिटायर कर जाओगे, अगर आज आप 25 में हो तो आपका सोच है कि आप 50 में रिटायर कर जाओगे, थोड़ा एडवांस सोच, ठीक है। तो द कैश रिक्वायर्ड टुडे टू लीड योर लाइफस्टाइल इज 50,000 पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा बात, आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको 50,000 पर महीना लगता है। दिस कैश पोस्ट टैक्स, अब किसी का 50 की जगह 1 लाख भी लग सकता है, किसी का 1.5 लाख भी लग सकता है, किसी का 5 लाख भी लग सकता है, बट हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लिया भारत के आम आदमी का सोच की तरह, 50,000, ना ज्यादा ना कम। दिस इज ए कैश पोस्ट टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स देने के बाद फिक्स एक्सपेंस जो है आपका, यूटिलिटी बिल्स जो भी आपका घर का गैस का बिजली का बिल वगैरह देने के बाद, you need 50,000 for your lifestyle. This is your disposable income per month. The idea is that after 25 years, for the next 20 years, मतलब 25 साल बाद आप रिटायर करोगे, आज से 25 साल बाद आप रिटायर करोगे, ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है, आज से 25 साल बाद आप रिटायर करोगे, मतलब आज 2022 है, 25 साल बाद कितना हो जाएगा बोलो ना, 47, क्या रे, यस सर, 47 ना, यस सर, 47 का 20 इयर्स, 47 के बाद आपको, आप मान के चलो कि भाई और 20 साल आप जिंदा रहोगे, मतलब अगर अगर आज आप 30 के हो, ठीक है, तो 30 के बाद और 25, में जस्ट मान रहा हूँ, तो 30 के बाद 25 मतलब 55 और 20 जोड़ दो 75, 75 इयर्स स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है 75, है ना, स्टैंडर्ड है, मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक है, इतना जी लेता है तो इंसान सोचते कि भाई ठीक है भाई बहुत जी ले। अब कोई भगवान चाहेगा तो 85, 90, 95 भी कर दे, भगवान चाहते हैं तो 60, 65 पे भी लुढ़का देता है, भगवान के ऊपर है, किसी को नहीं पता। हाँ, हमारा बर्थ, डेथ और मैरिज पे बोलते हैं कि किसी का अधिकार नहीं है, सब ऊपर वाले के हिसाब से होता है, डोंट नो। So the idea is that after 25 years, for the next 20 years of your post-retirement life, you will need the same 50,000 every month, because आप अपना लाइफस्टाइल को कम तो नहीं कर सकते, बल्कि और ज्यादा हो सकता है। तो अगर 50,000 हर महीना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद आपको 6 लाख पर ईयर चाहिए, क्या बात सही है? इफ यू नीड 50,000 एवरी मंथ, रिटायरमेंट के बाद भी आपको 6 लाख हर साल चाहिए, ये सुनो। यस सर। अच्छा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन के लिए कुछ डेटा लिया गया, जैसे ये नोट्स लिखने के टाइम पे ये 2019 में लिखा गया था, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स 25 लिया गया, रिटायरमेंट 2044 है, ठीक है, मतलब हमारा जो करंट के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए 2019 और 22 में क्या फर्क पड़ जाए, और आप रिटायर करते हो 2044 में, और आपका फाइनल ईयर जो है, मतलब रिटायरमेंट के बाद और जो 20 इयर्स आपको जीना है, दैट इज 2063, जिसमें 2024 इंक्लूड है। आपको मंथली कैश रिक्वायरमेंट है 50,000, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आपका ईयरली कैश रिक्वायरमेंट है 6 लाख, आपको हर साल 6 लाख चाहिए। बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्या लगता है आज के डेट में 50,000 में जो चीज होता है 2063 में भी या 2044 में भी, क्या 50,000 में वो चीज कर पाओगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। इतना तो समझ में आ ही गया, हाँ, इतना तो समझ में आ ही गया कि 50,000 इन टुडे और 50,000 इन 2024 इज नॉट द सेम। हाँ सुमित, तो एक और सभी को पूछ रहा हूं, बताइए, 50,000 टुडे एंड 50,000 इन 2044 इज इट सेम? नो 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 सर, ना दादा ना। तो इसका मतलब आप जो सोच रहे हो कि आपको 6 लाख करके चाहिए ईयरली फ्रॉम 2044 ऑनवर्ड्स,
कहीं ना कहीं 6 लाख में बाद नहीं बनेगा, तो फिर कितना चाहिए? ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए। अब यही खेल हमें नेक्स्ट क्लास में बताना है आपको, और जिसमें हमें 6 लाख चाहिए कि उससे ज़्यादा चाहिए, और कितना ज़्यादा चाहिए, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ रियल लाइफ क्या सिचुएशंस क्रिएट होता है, फ्यूचर वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, प्योर कैलकुलेशन, एसआईपी कैलकुलेशंस, कितना पैसा होने से आज का लाइफस्टाइल हम 20 साल बाद भी रख सकते हैं, ये पूरा चीज़ मैं आपको रिटायरमेंट प्रॉब्लम में बताऊंगा, ठीक है। और रिटायरमेंट प्रॉब्लम समझने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स का जो हार्डकोर एरिया है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीलिंग आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं थोड़ा सा आज आधा अधूरा रख दिया, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में ये आधा अधूरा कंप्लीट कर पाऊँ। तो इतना ही है आज। अच्छा, आज का जो रिटायरमेंट प्रॉब्लम वाला है, अच्छा ये आज का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था प्रेजेंट फ्यूचर का, मैं ऑलरेडी नोट्स में शेयर कर दिया लास्ट वीक का क्लास के साथ, और रिटायरमेंट प्रॉब्लम नेक्स्ट दिन क्लास करा के आपको रिटायरमेंट का नोट्स मैं एक साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इन द मीन टाइम घर पे प्लीज गो थ्रू कीजिए जो भी मैं क्लास में कराया, ठीक है, ताकि जब से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो एक अभी बेस बन रहा है थोड़ा सा, अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि म्यूचुअल फंड का जो हार्डकोर एरिया है वो भी बहुत इजीली समझ में आएगा, और उसके साथ साथ धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, तो ताकि वो जो एग्जाम देना है ना सबको, आई नो, ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले बेस बना लेना एक बार बहुत जरूरी है। यस सर। ओके सर बोल रहा हूँ कि वो सर मतलब आज का एंड पिछले वीक का वीडियो सर थोड़ा दे दीजिएगा सर। ओके ओके ठीक है मैं दे देता हूँ। ओके सर। ओके ठीक है, गुड नाइट। एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता होगा ना? यस, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग 25 में शायद 25% है, हाँ 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यस अनुभव, नेगेटिव मार्किंग है ना म्यूचुअल फंड में? हाँ है सर। हाँ शायद 905 5A में ना नेगेटिव ना मार्किंग है। ना ना हाँ ना दादा, म्यूचुअल फंड नेगेटिव मार्किंग नहीं। म्यूचुअल फंड 5A तो नेगेटिव मार्किंग नहीं। ना 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 गोपी तो दिए म्यूचुअल फंड सर एनआईएसएम ना में ना इक्विटी दे हाँ एनआईएसए भी बोलते, हाँ बोलो। एनआईएसएम का साइड में लिखा हुआ है 25%। है शायद, है मैं थोड़ा सा भूल गया, अभी मैं आया बता सर। ठीक है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में नेगेटिव मार्किंग पहले थोड़ा सा नहीं था, इसीलिए कोई बोल रहा है। রেকর্ডিংটা অফ করে দাও।